स्टेप मार्किंग से भी आपको ठीक ठाक मार्क्स आपके बढ़ जाएंगे। तो इन्होंने कहा कि इस नोड पर आने वाला करंट जो है वो जाने वाले करंट के बराबर हो जाएगा। यानी कि वेव पार्टिकल नेचर अगर शो कर सकता है तो कोई पार्टिकल वेव नेचर क्यों नहीं शो कर सकता है। हाय एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड केम छो। दिस इज शैलेंद्र पांडे वेलकमिंग ऑल ऑफ यू टू योर वंडरफुल प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी वाला। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर। तो आज के सेशन में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपना प्रॉमिस पूरा करने वाले हैं जो मैंने आपसे लाइव क्लास के दौरान किया था। वो प्रॉमिस ये है कि आज इस लेक्चर में हम लोग अपने क्लास 12th फिजिक्स के सारे फॉर्मूला, सारे लॉज को एक ही लेक्चर में कवर करने वाले हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा ये लेक्चर छोटे से छोटा हो, एकदम शॉर्ट क्रिस्प लेक्चर होना चाहिए, जहां से आप बहुत कम समय में एग्जाम के एक दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले जो एग्जाम गैप्स होंगे वहां पर आपको टाइम मिलेगा एक बार इस लेक्चर को फिर से रिवाइज करने का, ताकि आपको सारी चीजें एग्जाम के पहले एक बार रिवाइज हो जाए। ठीक है, ये लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं आपको बताऊं, न्यूमेरिकल्स करने में ये लेक्चर आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा कि बेटा कोई भी न्यूमेरिकल जो होता है ना, देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी न्यूमेरिकल ही है फिजिक्स में, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं इतने सालों से पढ़ाने के बाद। ठीक है, आप सभी मेरे को मैसेज करके यही बोलते हो, सर समझ में सब कुछ आ जाता है, सर न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम है। राइट, तो थ्योरी, डेरिवेशन है ना, कंसेप्ट, वो सारी चीजें आपको आ जाती हैं क्योंकि कई बार आपको पढ़ाया जाता है। बट न्यूमेरिकल ऐसी चीज है जो केवल पढ़ाने से बच्चों को नहीं आता है, न्यूमेरिकल करने से आता है। तो मैं आपको बताऊं, न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट करने का एक तरीका होता है। क्या तरीका है? सबसे पहले जो भी क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल में, ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को आप रीड करते हो। सबसे पहला काम है अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से पढ़िए, 2 बार पढ़िए, समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। उसके बाद ये डिसाइड करो कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर का है। ठीक है, तो अगर आपने थ्योरी, कंसेप्ट, डेरिवेशन इसको बहुत अच्छे से समझा है तो एटलीस्ट इतना समझ में आ जाएगा कि भाई ये क्वेश्चन ऑल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर का है, या ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का है, या ये मैग्नेटिक इफेक्ट एंड करंट का है। मतलब किस चैप्टर का क्वेश्चन है ये आपको पता चल जाना चाहिए। जब चैप्टर पता चल जाएगा उसके बाद ये लेक्चर तुम्हारी हेल्प करेगा उस कंसेप्ट को डिसाइड करने में कि ये चैप्टर के किस कंसेप्ट का क्वेश्चन है। राइट, यानी कि चैप्टर जब आपने पढ़ लिया पूरी तरीके से, है ना, कंसेप्ट में आपको यहां पर अब आज चैप्टर वाइज पूरा रिवाइज करा रहा हूं कि किस चैप्टर में कितने लॉज हैं, कितने फॉर्मूले, ये सब आपको आज के लेक्चर में पता चल जाएगा। तो ये लेक्चर आपकी हेल्प करेगा कि भाई पहले चैप्टर में तो पता चला केवल 10 फॉर्मूले हैं। राइट, तो उन 10 फॉर्मूले में से किस पर्टिकुलर कंसेप्ट का ये क्वेश्चन है, किस लॉ का ये क्वेश्चन है। अब जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 2 चार्जेस हैं, उनको इतने डिस्टेंस पे रखा है, बताओ यहां सेंटर पे कोई एक चार्ज रखना चाहते हैं, क्या उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी कि नहीं होगी। तो हमको पता चल रहा है क्वेश्चन पढ़ के कि भैया ये पहले चैप्टर का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का है, कूलम्स लॉ के बेसिस पर ये सॉल्व होएगा। राइट, ये क्वेश्चन पढ़ के हमें समझ आना चाहिए। और अगर क्वेश्चन पढ़ के तुमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है, किस कंसेप्ट का क्वेश्चन है, इसका मतलब आपके थ्योरी में, आपके कंसेप्ट में, आपके डेरिवेशन पार्ट में कहीं ना कहीं कमजोरी है, कहीं ना कहीं कमी है। आपने बहुत शार्पली, बहुत अच्छे से उसको नहीं पढ़ा, एक बार फिर से रिवाइज करिए। राइट, जब कंसेप्ट बेटा पता चल जाएगा तो फिर ये लेक्चर फिर से तुम्हारी मदद करेगा उसके फॉर्मूले में, क्योंकि यहां पर मैं आपको चैप्टर वाइज बता दूंगा कि इस चैप्टर में भैया ये इतने ही फॉर्मूले हैं। राइट, यानी कि न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो लेक्चर हम लोग आज करने वाले हैं, दिस लेक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर न्यूमेरिकल करना है, क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, पढ़ के चैप्टर डिसाइड करना पड़ेगा किस चैप्टर का है, फिर कंसेप्ट डिसाइड करोगे, फिर फॉर्मूले पर आओगे। राइट, बच्चे गलती क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उनको लगता है सीधे हम फॉर्मूला लगाएंगे। गलत है, पहले ये डिसाइड करो कंसेप्ट क्या है वहां का। ठीक है, कंसेप्ट तब पता चलेगा कि किस चैप्टर का है। राइट, तो इस पैटर्न पर बेटा अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो तो मैं गारंटी देकर के आपको एक बात बोलना चाहता हूं कि अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप 3 में 3 भी ला सकते हैं, अगर आप सही ट्रैक पर पहुंच गए, सही आपने फॉर्मूला लगाया। ठीक है, 3 में 3 आप नहीं भी ला पाओगे तो भी स्टेप मार्किंग करने के बाद आप 1.5 से 2 नंबर बड़े आराम से पा जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपने यही काम मान लो 5 न्यूमेरिकल्स में किया जो कि 3-3 नंबर, 2-2 नंबर के थे, तो भाई स्टेप मार्किंग से भी आपको ठीक ठाक मार्क्स आपके बढ़ जाएंगे। न्यूमेरिकल को छोड़ देना कोई शाबाशी नहीं है, एटलीस्ट आप स्टेप मार्किंग का ही मार्क्स यहां से गेन कर लेंगे। स्टेप बाय स्टेप जब सोचोगे, कंसेप्ट सही लिखोगे, फॉर्मूला सही लिखोगे, ठीक है, डेटा जो है वो आप लिखोगे, तो भी स्टेप मार्किंग मेरे प्यारे बच्चों हो जाती है। ठीक है, केवल फॉर्मूला भी लिख दिया उसका भी मार्क्स आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में मिल जाता है।
राइट। सो इस पैटर्न पर आप फॉलो करेंगे, ये लेक्चर आपको बहुत ज्यादा यहां पर हेल्प करने वाला है। अब आइए सीधे सीधे अपने कंसेप्ट की बात करते हैं और कोई डिस्कशन नहीं। तो सबसे पहला लॉ तुम्हारे पूरे फिजिक्स के सिलेबस का है जिसका नाम है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ ये कहता है कोई भी दो चार्जेस हैं तो या तो अट्रैक्ट करेंगे या तो ये रिपेल कर रहे होंगे। किन्हीं भी दो चार्जेस के बीच में अगर मैं मान लूं एक चार्ज ये रहा Q1 चार्ज, दूसरा कोई चार्ज बेटा ये रहा Q2 चार्ज, इनके बीच का डिस्टेंस में R मान लूं, तो इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है दैट फोर्स इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। ये दोनों चीजों को बेटा कंबाइन करेंगे तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा। प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट यहां पर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है, किसी भी दो चार्ज के बीच के फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यहां पर ये जो कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस कांस्टेंट की वैल्यू है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस भी या परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम भी कहा जाता है। तो ये सबसे पहला नियम है, सबसे पहला लॉ है कूलम्स लॉ स्टेट दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, देखो अपोजिट चार्जेस है तो अट्रैक्शन होगा, ठीक है, सेम टाइप के चार्जेस हैं तो रिपल्शन होगा। जैसे ये भी पॉजिटिव है तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे कुछ इस डायरेक्शन में अपोजिट, ये वाला इसको रिपेल करेगा इधर की तरफ। और ये जो दोनों रिपल्शन के फोर्सेस है ना दे आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट, यानी कि ये जो कूलम साहब का लॉ है, मतलब ये जो कूलम्स लॉ है ये न्यूटन साहब के थर्ड लॉ को भी बेटा फॉलो करता है। So that force is directly proportional to product of the magnitude of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them, and this force acts along the line joining the two charges। ये जो दोनों फोर्सेस हैं ये Q1 और Q2 को जोड़ने वाली इस लाइन के अलोंग चाहे इधर ही लगते हैं, यानी कि इस तरह के जो फोर्सेस हैं उनको हम लोग सेंट्रल फोर्स भी बेटा कहते हैं। तो ये है तुम्हारा कूलम्स लॉ। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसी कूलम्स लॉ को हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर फोर्स वेक्टर आपको लिखना है तो आप पहले फोर्स की वैल्यू लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई R कैप। R कैप एक यूनिट वेक्टर है जो कि इस फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं इधर वाले फोर्स की बात कर रहा हूं तो R कैप इधर का यूनिट वेक्टर हो गया, और अगर मैं इस वाले फोर्स की बात कर रहा हूं तो R कैप इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर हो गया। क्लियर है बेटा, यही है हमारा कूलम्स लॉ। नेक्स्ट लॉ है गॉस लॉ। गॉस लॉ भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गॉस लॉ ये कहता है कि अगर कोई भी एक चार्ज है जो कि किसी इनक्लोज्ड सरफेस के अंदर रखा हुआ है, अगर ये कोई भी एक क्यू चार्ज है जिसको किसी भी एक इनक्लोज्ड सरफेस के अंदर हमने रख रखा है, तो इस क्लोज्ड सरफेस से पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ऑलवेज इक्वल टू Q in अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, गॉस लॉ जो है दो चीजों के बीच का रिलेशन बताता है। पहला है कोई एक चार्ज, दूसरा है उस चार्ज को घेरने वाली जो गॉसियन सरफेस है उससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसका फॉर्मूला इंटीग्रल E डॉट ds या dA भी होता है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू Q in अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ध्यान रहे यहां पर जो चार्ज होता है वो हमेशा गॉसियन सरफेस के अंदर वाला ही चार्ज हमें चाहिए, बाहर वाले चार्ज से हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इलेक्ट्रिक फील्ड हर चार्ज की वजह से होता है, यानी कि दिस इज ड्यू टू ऑल चार्जेस, चाहे वो अंदर का चार्ज हो चाहे वो बाहर का चार्ज हो, सभी चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस इलेक्ट्रिक फील्ड को यहां पर बेटा रखा जाता है। तो गॉस थ्योरम स्टेट्स दैट टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस, और मैथमेटिकली ये इसका गॉस लॉ का फॉर्म होता है। राइट, नेक्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों ओम्स लॉ। क्या होता है ना, ओम्स लॉ का मतलब यह है कि अगर कोई भी एक कंडक्टर है उस कंडक्टर के अक्रॉस फ्लो होने वाला जो करंट है दैट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। राइट, सो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है। इसको मैं लिख सकता हूं डेल्टा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, यानी कि जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा बच्चा करंट भी उतना ही ज्यादा फ्लो होगा। और अगर ये प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो यहां पर भी एक कांस्टेंट आएगा, सो दैट कांस्टेंट इज एक्चुअली R। तो फॉर्मूला बन जाता है डेल्टा V इज इक्वल टू IR। इसी डेल्टा V को बाद में V लिख दिया जाता है, तो सिंपली हम लोग फॉर्मूला कुछ इस तरीके से याद कर लेते हैं कि जो V है वो IR के बराबर है, जिसमें ये R जो कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था दैट R इज नोन एज रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ये उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस है।
right? So the current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference across its ends, provided the physical condition of the conductor is kept constant. physical condition का मतलब है उसका जो टेम्परेचर है, उसका जो शेप है, साइज, अगर मैं उसको कांस्टेंट मान के चल रहा हूं तो उसका जो रेजिस्टेंस है बेटा वो भी हमेशा कांस्टेंट रहता है, राइट? ये ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ में V और I के बीच का ये जो ग्राफ होता है, दैट ग्राफ इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं यहां पर V ले लूं, यहां पर I ले लूं, तो ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है। इस ग्राफ का जो स्लोप है बेटा वो स्लोप R के बराबर होता है। यही ग्राफ अगर आपसे बोला जाए कि नहीं भाई इधर मैं वोल्टेज लूंगा, इधर मैं करंट लूंगा, तो यही ग्राफ कुछ इस तरीके से हो जाता है, स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है, दैट स्लोप इज एक्चुअली 1/r। तो ये बात ध्यान रखना कि कौन सा ग्राफ है और उसका स्लोप क्या होता है। नेक्स्ट है किरचॉफ साहब का लॉ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। किरचॉफ साहब ने 2 लॉज दिए थे फॉर एनालिसिस ऑफ डीसी सर्किट। ये बात ध्यान रखना, डीसी सर्किट की एनालिसिस के लिए इन्होंने 2 लॉज दिए थे, राइट? सबसे पहला जो नियम है उसको केसीएल बोलते हैं, यानी कि किरचॉफ्स करंट लॉ। इसी को जंक्शन रूल भी बोलते हैं, इसी को नोडल लॉ भी कहा जाता है। और ये बहुत ही सिंपल है, ये कहता है किसी भी जंक्शन पर, जंक्शन मतलब बेटा ज्वाइंट, जहां पर कुछ वायर्स जुड़ रहे हो, ठीक है, इस पॉइंट पर देखो 3 वायर्स हैं। इस वायर से I1 करंट आ रहा है, इस वाले वायर से I2 करंट आ रहा है और इस वाले वायर से I3 करंट जा रहा है। तो किरचॉफ साहब ने कहा किसी भी जंक्शन पर, इसको जंक्शन बोलो, इसको नोड बोलो, इसको ज्वाइंट बोलो, जो आपको अच्छा लगे, राइट? तो इन्होंने कहा कि इस नोड पर आने वाला करंट जो है वो जाने वाले करंट के बराबर हो जाएगा, यानी कि I1 प्लस I2 जो है वो I3 के बराबर हो जाएगा। यानी कि इस नोड पर बेटा करंट का एक्यूमुलेशन नहीं होगा। करंट मतलब चार्ज है ना, तो चार्ज का एक्यूमुलेशन यहां पे नहीं होगा, चार्ज यहां इकट्ठा नहीं होगा। जितना चार्ज आएगा उतना चार्ज यहां यूनिट टाइम में तुरंत निकलता जाएगा, यहां पे रुकने वाला नहीं है। तो इसको मैथमेटिकली लिखा जाता है सिग्मा आई जो है दैट इज इक्वल टू 0, यानी सम ऑफ द करंट अक्रॉस एनी नोड और जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 0, यानी आने वाला करंट बराबर जाने वाला करंट। किरचॉफ साहब का ये जो पहला रूल है ये हमारा आप समझ लो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड होता है। ये भी एक नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। किरचॉफ साहब का सेकंड लॉ क्या होता है या लूप लॉ क्या होता है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लूप लॉ ये कहता है बेटा, अगर मैं एक बहुत ही सबसे सिंपलेस्ट में एक लूप मान लूं, तो एक रजिस्टर ले लो, ठीक है, एक आपने सेल जोड़ा, एक स्विच जोड़ा, और इस तरीके से जैसे ही आपने स्विच को क्लोज किया, ठीक है, ये सेल का प्लस माइनस है, सेल अपने प्लस से करंट देता है, ऐसे करंट देगा, करंट यहां से होते हुए ऐसे होते हुए ऐसे होते हुए वापस जो है लौट जाएगा। कोई भी सेल जितना करंट अपने पॉजिटिव से देता है, घुमा फिराकर उतना ही करंट अपने नेगेटिव में वापस ले लेता है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस हो गया। अब एक पॉइंट मैं आपको समझाना चाहता हूं कि देखो सेल में प्लस माइनस सिंपल है, जो बड़ी लाइन है वो प्लस है, जो छोटी लाइन है वो माइनस है। करंट जो होता है वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। अगर करंट इधर जा रहा है मतलब ये हाई पोटेंशियल पर है प्लस, ये लो पोटेंशियल पर है माइनस। और किरचॉफ साहब का सेकंड लॉ कहता है कि सिग्मा वी जो है वो हमेशा 0 के बराबर होता है, यानी कि सम ऑफ द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल एलिमेंट्स इन एनी लूप इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैं आपसे पूछूं बेटा इस सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो किसी भी सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V के बराबर है, जिसको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है, राइट? तो बेटा इसका मैं नियम तुम्हें समझा रहा हूं, जिधर की तरफ पहुंचो वो वाला साइन ले लो, सिंपल है। एक कोने से, किसी एक कोने से चलना शुरू करो, जिधर पहुंचेंगे हम वो वाला साइन ले लेंगे, सिंपल सी बात है। जो बाद में जहां पहुंचेंगे वहां का साइन ले लेंगे, ठीक है। इस कोने से चलो, तुम इस कोने से चलो, ऐसे बढ़ रहे हैं, हम कहां पहुंचे? माइनस पे पहुंचे। अब इस रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है? तो V बराबर आई आर। तो इसमें जाने वाला करंट कितना है बेटा? I के बराबर। इसका रेजिस्टेंस कितना है? R के बराबर। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बन जाएगा माइनस आई आर। फिर आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, कहां पहुंचे भैया? प्लस पे पहुंचे, तो प्लस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V के बराबर, दैट इज इक्वल टू 0। क्योंकि इस लूप में, इस सर्किट में केवल और केवल 2 ही एलिमेंट थे, एक सेल और एक रजिस्टर, ठीक है। इस स्विच का कोई रेजिस्टेंस वगैरह होता नहीं, तो उसका कोई मतलब नहीं है, राइट। तो हमने 2 जब थे तो भैया 2 टर्म हमारे पास आ गए। अगर यहां 3 चीजें होती, 4 चीजें होती, तो 4 टर्म्स आ रहे होते। बस सिंपल है, यही तरीका है लूप लॉ को अप्लाई करने का, सबसे सिंपलेस्ट मेथड। जहां पहुंचो वहां का साइन ले लो, काम खत्म हो गया, राइट। तो किरचॉफ का सेकंड लॉ कहता है अराउंड एनी क्लोज लूप ऑफ द नेटवर्क द अलजेब्राइक सम ऑफ द चेंजेस इन पोटेंशियल मस्ट बी इक्वल टू 0, है ना। यानी कि जो पोटेंशियल है उसमें जो चेंज है दैट मस्ट बी डेल्टा V इज इक्वल टू 0, सिग्मा V इज इक्वल टू 0। अलजेब्राइक सम ऑफ द EMFs इन
एनी लूप ऑफ द सर्किट इज इक्वल टू द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द करंट एंड रेजिस्टेंस इन इट, यानी कि सिग्मा वी जो है वो सिग्मा आई आर के बराबर है। इसका मतलब जो एक्टिव एलिमेंट है उसने जितना वोल्टेज सप्लाई किया, पैसिव एलिमेंट उतने ही वोल्टेज को मेरे प्यारे बच्चों कंज्यूम कर जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। किसी भी सर्किट में दो तरह के एलिमेंट्स होते हैं, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव एलिमेंट एनर्जी सप्लाई करते हैं, पैसिव एलिमेंट्स एनर्जी को कंज्यूम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है बेटा बायट-सेवर्ट लॉ। बायट-सेवर्ट लॉ कहता है कि अगर कोई एक बड़ा सा करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, इस वायर में आई करंट फ्लो हो रहा है, तो इस वायर के छोटे से एलिमेंट की वजह से, इस वायर के इस छोटे से एलिमेंट की वजह से, ये मान लो इस वायर का एक छोटा सा एलिमेंट है, राइट, इस छोटे से एलिमेंट की वजह से जो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड को निकालने का समझ लो तरीका है ये बायट-सेवर्ट लॉ। तो इस वायर का एक छोटा सा एलिमेंट ये है, इसको करंट एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इस एलिमेंट का डायरेक्शन मैं वही मान रहा हूं जो करंट का डायरेक्शन है। करंट देखो ऊपर है, तो एलिमेंट जो डीएल वेक्टर है ना, एलिमेंट का जो लेंथ है, लेंथ को मैं जबरदस्ती वेक्टर बना रहा हूं ताकि मैं करंट की डायरेक्शन को जस्टिफाई कर सकूं, राइट। तो करंट का डायरेक्शन अगर ऊपर है तो एलिमेंट का डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ हो गया। इस छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से इसके आसपास अगर कोई पॉइंट यहां कहीं पर है, पी पॉइंट, ठीक है, जो कि आर डिस्टेंस पर है, तो उस पी पॉइंट पर जो कि किसी थीटा एंगल पर भी है, ठीक है, वहां पर बेटा मैग्नेटिक फील्ड हम निकाल सकते हैं। दैट मैग्नेटिक फील्ड इज वेरी स्मॉल, क्योंकि एलिमेंट छोटा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी छोटा है। दैट मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। दैट मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द एलिमेंट। दैट मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, ये बात ध्यान रखना, साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंड दैट मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ठीक है, यानी कि जितना एलिमेंट से आप दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू उतनी कम होती जाएगी। इन सारी चीजों को अगर मैं कंबाइन करूंगा तो डीबी प्रोपोर्शनल टू आई डीएल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। प्रोपोर्शनलिटी का ये साइन बेटा हटेगा तो यहां पर एक कांस्टेंट आएगा। सो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, राइट। सो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जो है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जो है, दैट इज 10 टू द पावर -7, ये कांस्टेंट है, राइट। म्यू नॉट का मतलब होता है परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस और वैक्यूम। आइडियल साइन थीटा हम सिंपली फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। अगर ये थीटा 90 हो जाएगा तो फोर्स की वैल्यू, सॉरी, इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सबसे ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो दिस विल बिकम मैक्सिमम, राइट। यही है बायट-सेवर्ट लॉ का फॉर्मूला। ध्यान रहे बायट-सेवर्ट लॉ कब लगाते हैं, जब एक बड़े से करंट कैरिंग एलिमेंट के छोटे से एलिमेंट की वजह से हमें कहीं आसपास मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो, तब हम लोग इस नियम का यूज करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड रूल हमारे पास है। राइट हैंड रूल इस तरीके से यूज करते हैं बेटा कि थंब जो है वो करंट की डायरेक्शन को दिखाएगा। देखो करंट ऊपर है तो थंब भी ऊपर है, करंट नीचे होता तो थंब नीचे हो जाता। फिलहाल करंट ऊपर है, ठीक है। फिंगर्स उस पॉइंट की तरफ है जहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पर राइट साइड में पॉइंट है, वहां निकालना है, तो मैंने ऐसे कर दिया है। अब ये जो पाम होता है ना, इसको पाम बोलते हैं, ये जो सरफेस है इसको पाम बोलते हैं। पाम पर जो परपेंडिकुलर होगा, पाम पर परपेंडिकुलर किधर है, इनवर्ड्स। अभी पाम पर परपेंडिकुलर देखो ऊपर, जैसे मैंने ऐसे कर दिया, ये अंदर की तरफ। तो इस पाम पर जो परपेंडिकुलर होगा जो कि अंदर की तरफ है, दैट विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या करना है, थंब करंट की डायरेक्शन में, फिंगर्स उस पॉइंट की तरफ जहां मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। अब जो परपेंडिकुलर होगा वही परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस एलिमेंट की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। यही पॉइंट अगर यहां कहीं पर होता, मान लो पॉइंट यहां कहीं पर होता, तब देखो क्या करते हैं हम, ठीक है। थंब देखो ऊपर की तरफ, फिंगर्स इस बार राइट साइड में हो गए, मतलब लेफ्ट साइड में होगा, इधर की तरफ, आपको हो सकता है उल्टा दिख रहा हो, ठीक है। लेफ्ट साइड में हो गए, मेरे लेफ्ट साइड में हो गए। अब यहां पर अगर कोई पूछे डायरेक्शन क्या है, तो दैट डायरेक्शन इज आउटवर्ड्स, ठीक है। आउटवर्ड को डॉट से दिखाते हैं, इनवर्ड्स को क्रॉस से दिखाते हैं। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन निकालना तुमको आना चाहिए। नेक्स्ट है एम्पियर्स सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ बिल्कुल गॉस लॉ की तरह है। जैसे वहां इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ पढ़ा, वैसे ही यहां मैग्नेटिज्म में हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ते हैं। एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड along any closed loop is always equal to mu naught times the net charge, sorry, net current passing through that loop। यानी कि अगर मान लो एक ये वायर है जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो इस वायर के आसपास अगर मैंने एक इस तरीके का लूप ले लिया, इस लूप को मैं बोलूंगा एम्पीरियन लूप। जैसे वहां गॉसियन सरफेस था, वैसे यहां पर इसको क्या नाम देते हैं हम लोग, एम्पीरियन लूप।
ठीक है। तो एम्पीरियल लूप का काम बस सिंपल है, इसका काम हमेशा ये है कि करंट कैरिंग वायर को एनक्लोज करना। ये एक लूप है, इस लूप का नाम हमने रखा कि भैया ये एम्पीरियल लूप है, एम्पीरियल लूप। अब अगर मैं यहां पर एम्पियर्स लॉ लगाऊंगा तो एम्पियर्स लॉ कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इस वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस लूप में एक छोटा सा आप एलिमेंट ले लो, राइट। सो इंटीग्रल बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई नेट। आई नेट का मतलब क्या है वो समझ लो। आई नेट मतलब इस लूप से पास होने वाला नेट करंट, ठीक है। ये करंट मान लो ऊपर जा रहा है तो यहां पे म्यू नॉट आई हो जाएगा। अगर इस करंट का नाम मैं आई वन रख दूं, एक करंट यहां पे मैं ऐसा मान लूं इसका नाम मैं आई टू रख दूं, ठीक है, एक करंट में इधर मान लूं इसका नाम मैं i3 रख दूं, तो अब समझो क्या होगा। अब ये अंदर जाने वाला करंट है, इस डायरेक्शन को मैंने मान लिया कि ये करंट इन हो गया और ये वाला करंट आउट हो गया, राइट। या इसको तुम इन मान लो, इसको तुम आउट मान लो, तुम्हारे ऊपर है, राइट। तो यहां पे बन जाएगा म्यू नॉट टाइम्स आई नेट। तो अब यही लॉ बनेगा लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग क्लोज लूप, ठीक है, इंटीग्रल बी डॉट डीएल दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई नेट। अब आई नेट का मतलब क्या हो गया, i1 प्लस i3 माइनस i2। ध्यान रहे डायरेक्शन के हिसाब से हम लोग इस नियम को अप्लाई करेंगे, ठीक है। डायरेक्शन आप सही लगाओगे तो ये नियम भी आपका सही से बेटा लगेगा, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है आपको बात समझ में आ गई होगी, राइट। इस तरीके से इस लॉ को हम लोग बेटा अप्लाई करते हैं। So Ampere's circuital law states that the line integral of the magnetic field around any closed loop is equal to mu naught times total current threading or passing through that closed Amperian loop, ठीक है। उस लूप से पास होने वाला नेट करंट हमें इस एक्सप्रेशन में रखना पड़ेगा। फिर है कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। जैसे कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमने पढ़ा, बिल्कुल उसी तरीके से कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म होता है। कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म कहता है कि अगर मान लो ये एक मैग्नेटिक पोल है, राइट, ये एक मैग्नेटिक पोल है और इधर भी कोई एक मैग्नेटिक पोल है, राइट, दिस इज QM2। इस पोल का पोल स्ट्रेंथ है QM1, इस पोल का पोल स्ट्रेंथ है QM2। हालांकि कोई भी एक सिंगल मैग्नेटिक पोल बेटा कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि इस पोल से रिलेटेड कोई ना कोई मैग्नेट भी रहा होगा। तो ये मान लीजिए एक मैग्नेट ये था और बिल्कुल इसी तरीके का कोई एक मैग्नेट यहां भी था, ठीक है। अब इस मैग्नेट का ये अपना कोई एक पोल रहा होगा, इस वाले मैग्नेट का हो सकता है नॉर्थ या साउथ कोई पोल रहा होगा। तो आपको ये बात पता है ना कि अपोजिट टाइप के जो पोल्स हैं वो हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, सेम टाइप के पोल्स हमेशा रिपेल करते हैं। अगर मान लो इसका नॉर्थ है और इसका साउथ है तो ये दोनों पोल्स एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा इधर की तरफ और इसके ऊपर फोर्स लगेगा मेरे प्यारे बच्चों इधर की तरफ। ये वाला जो फोर्स होता है दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू QM1 QM2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। सर ये आर क्या है, आर इन दोनों पोल्स के बीच की दूरी है, आर इन दोनों मैग्नेटिक पोल्स के बीच की दूरी है, राइट। सो ये फोर्स का फॉर्मूला हुआ और प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट होता है मैग्नेटिज्म में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM1 QM2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो जैसे कूलम्स लॉ का फॉर्मूला था मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल उसी तरीके से ये फॉर्मूला है, ठीक है, मैग्नेटिज्म में। ये बात ध्यान रखिएगा कि मैग्नेटिक पोल्स के बीच का फोर्स अगर तुमसे कभी पूछेंगे तो आप इस तरीके से निकालोगे। हालांकि ये मैंने इन्हीं दो पोल्स के बीच का फोर्स बताया है, बट यहां पर अगर मैं इसको एक न्यूमेरिकल बना दूं आपके लिए कि भैया एक मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ है, ये इसका साउथ है, ये उसका साउथ है, ये इसका नॉर्थ है, अब बताओ जरा नेट फोर्स कितना हुआ यहां पर। तो अब बेटा यहां पर देखो 4 पोल्स हो गए, है ना। ये दोनों पोल्स एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, राइट। ये साउथ इस साउथ को क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये साउथ इस नॉर्थ को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो आपको इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों नेट फोर्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। नेट फोर्स में कितने टर्म्स आएंगे, 4 टर्म्स आएंगे, उनको आप पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे फिर आप निकालेंगे, ठीक है। फिलहाल अगला ये जो लॉ है क्यूरी लॉ, दैट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। इसके पहले वाले भी इंपॉर्टेंट थे बट क्यूरी लॉ स्पेशली मैं बता रहा हूं 1 या 2 नंबर में आपके लिए बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बताइए सर जी क्यूरी लॉज क्या होता है। क्यूरी लॉ पहली बात हमेशा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए ही अप्लाई किया जाता है। सो फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स इट इज फाउंड दैट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, है ना, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ द पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज directly proportional to the magnetizing field intensity।
देखो, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का मतलब क्या है, किसी भी मैग्नेटाइजिंग फील्ड में जब आप किसी मैग्नेटिक मटेरियल को रखते हो तो वो मटेरियल भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होने लगता है, राइट। तो मटेरियल में कितना मैग्नेटिज्म आ रहा है उसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, कि हमने कितना मैग्नेटाइजेशन वहां कर दिया, राइट। दैट मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटाइजिंग फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। मतलब सीधी बात समझ लो, जैसे मैं एक टीचर हूं, मेरा काम है स्टूडेंट्स को समझाना। टीचर जितना ज्यादा तगड़ा होगा बच्चों को उतना ही अच्छे से समझ में आएंगी चीजें, राइट। यानी कि बच्चों का समझ में आना इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बहुत तगड़ा टीचर। वही वाला रिलेशन यहां पर है कि भैया कितना इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आया, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी एच एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्योंकि टेम्परेचर को बढ़ाने पर बेटा मैग्नेट्स का मैग्नेटिज्म कम होता है, राइट। तो बिल्कुल इसी तरीके से मैग्नेटिक मटेरियल में भी यही है, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसका मैग्नेटिज्म कहीं ना कहीं रिड्यूस होगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। सो एम इज प्रोपोर्शनल टू एच बाई टी, प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे कांस्टेंट आएगा सी, राइट। सो एम बाई एच इज इक्वल टू सी बाई टी, और एम बाई एच को ही हम लोग मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी भी बोलते हैं। सो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी ऑफ द पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये जो सी है ये तो कांस्टेंट है ना, क्यूरी कांस्टेंट। तो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर बढ़ाओगे मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी जो है मैग्नेटिक मटेरियल की, पैरामैग्नेटिक मटेरियल की, वो डिक्रीज हो जाती है। इसी को क्यूरी लॉ कहा जाता है। सी क्या है, क्यूरी कांस्टेंट है, ये मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी है। अबव रिलेशन इज कॉल्ड क्यूरी लॉ। दिस लॉ स्टेट्स दैट फार अवे फ्रॉम सैचुरेशन द ससेप्टेबिलिटी ऑफ द पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्यूरी लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। नेक्स्ट है बेटा फैराडे साहब का लॉ क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। तो फैराडे का दो लॉज हैं। सबसे पहला नियम यही कहता है किसी भी क्लोज लूप से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स अगर कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है तो वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा और वहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। अगर सर्किट क्लोज्ड है तो इंड्यूस्ड करंट भी आएगा, सर्किट क्लोज नहीं है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ तक का काम वहां पर हो जाएगा, राइट। सो पढ़ो, व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद एनी क्लोज्ड सरफेस changes an EMF and hence current is induced in it which lasts only so long as the change in the flux is taking place। यानी जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा तब तक ये इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस करंट आता रहेगा। इसी फेनोमेना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। तो पहले लॉ में समझ लो इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का बेटा फॉर्मूला मतलब समझ लो डेफिनेशन बताया। सेकेंड वाला जो लॉ है ना, इसमें उन्होंने फॉर्मूला बताया। उन्होंने कहा कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो वैल्यू होती है वो डी फाई बी अपॉन डी टी के बराबर होती है। सो इन्होंने कहा इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट। सो ई इज इक्वल टू डी फाई बी अपॉन डी टी होता है। ये किसने बताया? फैराडे साहब ने। अब दूसरा नियम आता है लेंज साहब का लॉ। लेंज साहब ने यह कहा कि भैया जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आया है या कह लो जो इंड्यूस्ड करंट आने वाला है वो हमेशा ऐसा होता है कि वो खुद को प्रोड्यूस करने वाले कॉज का अपोज करता है। तो डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट इज ऑलवेज सच एज टू अपोज द कॉज दैट प्रोड्यूस इट। जिस वजह से वो आया है वो हमेशा उस वजह का अपोज करता है। तो इन्होंने कहा कि भैया इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है ना उसमें एक माइनस का साइन लगाओ तब जाकर फॉर्मूला कंप्लीट होगा। ये माइनस यही शो करता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का बेटा अपोज कर रहा है। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स घट रहा है, जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल के तौर पे समझाऊं, जैसे मान लो ये है मैग्नेटिक फील्ड, क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बेटा। इस मैग्नेटिक फील्ड में मान लो हम लोगों ने ये एक लूप ले लिया, ये एक हमने लूप ले लिया, और अगर मैं इस लूप को एक वेलोसिटी दे दूं इधर की तरफ और मैं लूप को बाहर निकाल रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड से, तो जरा सोचो क्या होगा। जब ये लूप बाहर निकल रहा होगा, अभी ये लूप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, जब ये लूप बाहर निकल रहा होगा तो बोलो मैग्नेटिक फील्ड यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो घटता जाएगा क्योंकि ये लूप उससे बाहर निकल जाएगा, है ना। जैसे अभी देखो, अभी इस लूप से बोलो पूरे के पूरे लूप से
मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही तो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू है। जैसे तुमने इसको बाहर निकाला तो अब इतना जो लूप का पार्ट है, इतना जो पार्ट है, अब इससे कोई मैग्नेटिक फील्ड पास नहीं हो रही बेटा। जब मैग्नेटिक फील्ड पास ही नहीं हो रही तो इसकी वजह से कोई मैग्नेटिक फ्लक्स भी नहीं है। अब पूरा तुमने बाहर निकाल दिया तो कोई मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं है, मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो हो गया। यानी कि इसका मतलब जब ये यहां पर अंदर था तो मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम था, जैसे जैसे बाहर निकालोगे मैग्नेटिक फ्लक्स रिड्यूस होता जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स अगर रिड्यूस हो रहा है तो अब इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट चाहेगा कि हम मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ा दें। मैग्नेटिक फ्लक्स अंदर की तरफ है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो इंड्यूस्ड करंट चाहेगा कि हम ऐसी डायरेक्शन में हम फ्लो करें कि हम इसका सपोर्ट कर दें, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स घट रहा है तो बढ़ाना चाहेगा। अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड वो प्रोड्यूस करना चाहेगा, और अगर अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करनी है तो करंट को क्लॉकवाइज फ्लो करना पड़ेगा। तो आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि अगर मैं इसको बाहर निकाल रहा हूं तो इस लूप में करंट किस डायरेक्शन में आएगा, तो इस लूप में जो इंड्यूस्ड करंट है वो क्लॉकवाइज आएगा, ताकि वो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बेटा प्रोड्यूस कर सके। तो लेंज साहब ने बेसिकली क्या किया, इन्होंने इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट जो होता है, इन्होंने उसकी डायरेक्शन बताने का काम किया। इंड्यूस्ड करंट जो है वो ईएमएफ बटे रेजिस्टेंस है, सो दैट इज -1/r d∅b/dt, राइट। ये मेरे प्यारे बच्चों वैल्यू है। यहां से एक फॉर्मूला मैं तुम्हें और बना के बता दे रहा हूं, उस पर भी क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि इस बार का जो सैंपल पेपर उसमें आया क्वेश्चन। देखो आई डी टी को मैं लिख सकता हूं यहां से माइनस का d∅b/r के बराबर। आई डी टी बेटा चार्ज होता है, सो दैट इज dq इज इक्वल टू माइनस का d∅b/r के बराबर। यानी कि जो चार्ज इंड्यूस्ड है दैट इज इक्वल टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। ये भी बेटा एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पर बेस्ड भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। यही है भाई साहब हमारा लेंज लॉ। फिलहाल लॉ यहीं तक है, ये लिखो, ज्यादा से ज्यादा यहां तक लिखो, ये तो एक्स्ट्रा चीज है, यहां तक का लॉ है। This law states that the direction of the induced current is always such that it opposes the cause that produce it. That is, it opposes the change in magnetic flux. अगर मैग्नेटिक फ्लक्स घट रहा है तो ये बढ़ाने की कोशिश करेगा, अगर वो बढ़ रहा है तो ये घटाने की कोशिश करेगा। मतलब अल्टीमेटली ये हमेशा अपोज करेगा। जो भी प्रोसेस हो रहा होगा ये उसका हमेशा क्या करेगा मेरे प्यारे बच्चों, ये अपोज ही कर रहा होगा। नेक्स्ट लॉ हमारे पास है मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ। देखो जहां पर कंसेप्ट आता है डिस्प्लेसमेंट करंट का, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाले चैप्टर में, यानी कि जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा होता है वहां पर कंडक्शन करंट के साथ साथ एक करंट और आना चाहिए फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ करंट। उस करंट का नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट। मेरे प्यारे बच्चों, डिस्प्लेसमेंट करंट इज दैट करंट विच कम्स इनटू एग्जिस्टेंस इन एडिशन टू द कंडक्शन करंट। कंडक्शन करंट के साथ डिस्प्लेसमेंट करंट भी आता है व्हेनेवर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड हेंस इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंजेस विद टाइम। जिस रीजन में, ध्यान रहे, जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होता है उसी रीजन में हम डिस्प्लेसमेंट करंट की बात करते हैं। एंड डिस्प्लेसमेंट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि डिस्प्लेसमेंट करंट का जो वैल्यू है वो एप्सिलॉन नॉट टाइम्स d∅e/dt के बराबर होता है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या था बेटा, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एनी क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स नेट करंट। तो उस नेट करंट की जगह अब हो जाएगा कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट। यही है मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ। ये लॉ आपको बेटा पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मैक्सवेल्स इक्वेशन। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर में आपसे पूछा जा सकता है 2 नंबर में कि भैया मैक्सवेल्स इक्वेशन बताओ। मैक्सवेल साहब ने क्या किया, 4 इक्वेशंस को कंबाइन करके उनको नाम दिया कि दीज सेट ऑफ इक्वेशंस इज नोन एज मैक्सवेल्स इक्वेशन। इन इक्वेशंस के बेसिस पर उन्होंने ये बात सोची थी कि भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है। इन्होंने ये पता किया था कि अगर चार्ज कहीं पर ऑसिलेट करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करती है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी ऑसिलेट कर रही होती है, और इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन की वजह से वहां पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आती है जो कि एक ट्रांसवर्स वेव है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेव, इन तीनों का डायरेक्शन म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी। ई क्रॉस वी करोगे तो आपको वेव का डायरेक्शन मिल जाएगा। ये बात ध्यान रखना, लाइट हमेशा ई क्रॉस वी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में लाइट यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल करती है। फिलहाल ये 4 इक्वेशन कौन कौन सी है, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपको पता है, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म भी आपको पता है, नेक्स्ट है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वो भी आपको पता है, और मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ वो भी आपको पता है।
ये चार लॉज का जो कॉम्बिनेशन है वही कॉम्बिनेशन हमारा मैक्सवेल्स इक्वेशन कहलाता है। देखो गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये तो नहीं बताया। सिंपल है, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म कहता है कि भैया अगर ये एक मैग्नेट है, उसका नॉर्थ और साउथ पोल है, और अगर इस मैग्नेट को आसपास हम लोग एक गॉसियन सरफेस मान लें, भाई गॉस लॉ है तो ऑब्वियस है ना, गॉसियन सरफेस तो आएगा। अगर हम लोग यहां पर एक गॉसियन सरफेस मान लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इस गॉसियन सरफेस से पास होने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, यानी कि बी डॉट डी अगर मैं कर दूं, विच इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, सो दैट मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस गॉसियन सरफेस इज ऑलवेज जीरो। कारण क्या है सर? कारण है कि नॉर्थ पोल से जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वो वापस साउथ में चली जाएंगी, ठीक है। नॉर्थ से जितनी निकलेंगी वो सब साउथ में जाएंगी, साउथ से वापस नॉर्थ में आएंगी, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स बाहर नहीं निकलेगा, नॉर्थ से निकलेगा, घूम फिर के साउथ में वापस आएगा। तो जितना मैग्नेटिक फ्लक्स यहां से बाहर निकला उतना ही मैग्नेटिक फ्लक्स यहां से एंटर कर गया। तो बेटा नेट मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा कितना होता है? जीरो के बराबर होता है, और इसी फॉर्मूला को हम लोग गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म भी कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ठीक है, इसको अच्छे से अपनी जगह कहीं पे लिख लेना, ठीक है। ये जो पीडीएफ है, इस लेक्चर का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ये जो पीडीएफ है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो पीडीएफ या तो कहीं प्रिंट आउट करके रख लो, या थोड़ी मेहनत करके सारी चीजों को एक कॉपी पे लिख लो, या इस लेक्चर को देख लेना एग्जाम के जस्ट एक दिन, 2 दिन, 3 दिन पहले, क्योंकि गैप होगा वहां पर, ठीक है। एग्जाम के 1 दिन 2 दिन पहले हो सकता है हम लोग मैराथन क्लास ले रहे हो, आपको पूरा रिवाइज करवा रहे हो उस समय, राइट। तो वो तो आपको करना ही करना है। उसके साथ में ये वाला लेक्चर भी आपको देखना है मैराथन क्लास से पहले, राइट। तो एग्जाम मान लो आपका 4 मार्च को है, तो 2 और 3 मार्च को उम्मीद है कि आपको यहां पर मैराथन क्लास करवाई जा रही होगी शायद, ठीक है। तो आपको ये चीज पहले ही कर लेनी है, आपको 31 या 1 तारीख को ये देख लेना है, उस समय ये लेक्चर तुम्हारा रिवाइज हो जाना चाहिए सबसे पहले, कि भाई एटलीस्ट हमें सारे फॉर्मूले, सारे लॉज हमको रिवाइज होने चाहिए। कम से कम ये आखिरी मैराथन क्लास जब पढ़ा रहे हो तो ये ना हो अरे ये कूलम लॉ क्या होता है यार, कहीं तो देखा है भाई किस चैप्टर में, ये नहीं होना चाहिए नालायकों, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। फिर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? भैया रिफ्लेक्शन के जो लॉज हैं क्लास 9-10 से पढ़ रहे हो, बहुत सिंपल है। सबसे पहला नियम कहता है भैया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है, ये एंगल आई एंगल आर है, सबको पता है, ठीक है। दूसरा है इंसिडेंट रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, ये सब सेम प्लेन में होते हैं। नेक्स्ट है बेटा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के भी 2 नियम है। पहला नियम यही कहता है कि भैया इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और जो नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, तीनों सेम प्लेन में होते हैं। दूसरा नियम जिसको हम लोग स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, इस नियम का नाम स्नेल्स लॉ भी होता है। स्नेल्स लॉ हमको बताता है कि भैया साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज अ कांस्टेंट व्हिच इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। लाइट रे जब भी कभी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, वो हमेशा नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, इधर की तरफ, और जब भी वो डेंसर से रेयरर मीडियम में जाएगी इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और अगर कोई लाइट रे नॉर्मल के अलोंग आएगी तो उसमें कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, क्योंकि एंगल आई 0 था, एंगल आर भी वहां पर 0 हो जाएगा। ये रिफ्रैक्शन क्यों होता है? क्योंकि अलग अलग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग है, इस वजह से लाइट को अपना पाथ डेविएट करना पड़ता है। तो अपने रास्ते से डेविएट होने वाले इस प्रोसेस का नाम ही रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। अब यहां पर एक बात ये ध्यान रखना, जैसे मान लो ये आई है, ये आर है, अब मैंने यहां पर अप्लाई किया कि साइन आई अपॉन साइन आर है, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो सेकंड मीडियम कौन हुआ? अगर लाइट एयर से ग्लास में जा रहा है तो सेकंड मीडियम ग्लास हुआ बेटा, दिस विल बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। यहां पर देखो ग्लास से लाइट रे एयर में जा रही है, तो यहां पे मैं क्या अप्लाई करूंगा? साइन आई अपॉन साइन आर, दैट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ये बात बेटा ध्यान रखना, जिधर जा रहे हैं बटे जिधर से जा रहे हैं, ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखना। इस तरीके से स्नेल्स लॉ अप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट है हाइगन्स प्रिंसिपल, दैट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इन वेव ऑप्टिक्स। पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं। ये दोनों डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके पूछे जाने के चांसेस हैं। 1 नंबर में सीधे डायग्राम तुमसे पूछ सकते हैं कि भाई नया वेव फ्रंट कैसे बनेगा, बना के दिखाओ। हाइगन साहब ने अपने प्रिंसिपल में ये बताया था कि जब भी कोई वेव फ्रंट प्रोपगेट करता है, उस वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट, वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट एक नए सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस की तरह बिहेव करता है। यानी कि इस वेव फ्रंट का ये स्फेरिकल वेव फ्रंट है, देखो ए भी एक स्फेरिकल वेव फ्रंट है,
उस वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट ए बी सी डी ई एफ जी जितने भी पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट एक नए सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस की तरह बिहेव करते हैं। कोई भी पॉइंट सोर्स अपने आसपास हमेशा स्फेरिकल वेव फ्रंट क्रिएट करता है। ये भी स्फेरिकल करेगा, ये भी स्फेरिकल करेगा, ये भी स्फेरिकल करेगा, ये भी स्फेरिकल करेगा, राइट। अब यहां पर फिर से सेम लोकस वाले पॉइंट्स को मिला देंगे तो एक नया वेव फ्रंट सीडी बन जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही यहां पे नया वेव फ्रंट सीडी है। सर ये ईएफ क्या है? ईएफ पुराना वेव फ्रंट है, ठीक है। पुराने वेव फ्रंट से ए बी बना, ए बी से सी डी बना, ये बात ध्यान रखिएगा। नाउ हाइगन्स प्रिंसिपल इज द बेसिस ऑफ द वेव थ्योरी ऑफ द लाइट। इट टेल्स हाउ अ वेव फ्रंट प्रोपगेट्स थ्रू अ मीडियम अकॉर्डिंग टू द हाइगन्स प्रिंसिपल। देखो प्रिंसिपल यहां पे लिखा है, अकॉर्डिंग टू हाइगन्स प्रिंसिपल ईच पॉइंट on a wavefront is a source of secondary waves which adds up to give a wavefront at any later time। यानी कि wavefront का हर एक पॉइंट सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस है, सेकेंडरी वेव्स क्रिएट करेगा और उसी सेकेंडरी वेव से आपको नया वेव फ्रंट मेरे प्यारे बच्चों मिल जाएगा। द प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग असम्पशंस। ये असम्पशंस को लिखना भी यहां पर बहुत जरूरी है। पहला, ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट एक्ट्स एज अ फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी वेव्स और वेवलेट्स, ठीक है, ये पॉइंट पहला। दूसरा, सेकेंडरी वेवलेट्स स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शंस, ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस विद द स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम। जो भी लाइट की स्पीड है उससे ये सेकेंडरी वेवलेट्स जो होती है वो हर डायरेक्शन में बेटा स्प्रेड होती है। न्यू वेव फ्रंट एट एनी लेटर टाइम इज गिवन बाय मेकिंग द फॉरवर्ड एनवलप। फॉरवर्ड एनवलप क्या है? वो एक टेंजेंशियल सरफेस है जो जस्ट टच करते हुए वेव फ्रंट को जाएगा। तो जो फॉरवर्ड एनवलप होता है, जो टेंजेंशियल सरफेस होती है इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, यही हमें नया वेव फ्रंट प्रोवाइड करती, ठीक है। अब इसी सीडी के बाद आप नया वेव फ्रंट आगे बना सकते हैं, फिर और नया बना सकते हैं, और नया बना, इस तरीके से लाइट जो है, अगर किसी रूम के कोने में एक छोटा सा बल्ब भी आप जलाते हो तो उसकी लाइट पूरे रूम में बेटा डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है बाय दिस कंसेप्ट, है ना। हाइगन साहब ने अपने इस कंसेप्ट में वेव थ्योरी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज द बेसिस ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि अगर किसी मीडियम में एक साथ दो या दो से ज्यादा वेव्स ट्रेवल करती हैं तो उन वेव्स की वजह से जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, वाइब्रेशन, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिजल्टेंट वाइब्रेशन होगा, दैट इज इक्वल टू द वाइब्रेशन ड्यू टू इंडिविजुअल वेव्स। यानी कि सबकी वजह से, सम ऑफ द वाइब्रेशन ड्यू टू इंडिविजुअल वेव्स, यानी कि पहली वेव की वजह से वाइब्रेशन अगर y1 आया, दूसरी वेव की वजह से y2 आया, तीसरी वजह से y3 आया, तो हम क्या करेंगे? y1, y2, y3, y4 सभी का वेक्टर सम कर देंगे। यानी कि किसी एक मीडियम में अगर दो या दो से ज्यादा वेव्स एक साथ ट्रेवल कर रही हैं तो हर एक वेव का अपना अस्तित्व है। हर एक वेव किसी दूसरी वेव के प्रेजेंस पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। किसी के होने या ना होने से उस वेव के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यही है बेटा इंडिविजुअलिटी ऑफ वेव्स, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। पढ़ो, when number of waves traveling through a medium superpose on each other, the resultant displacement at any point at any given instant is equal to the vector sum of the displacement due to individual waves at that point, right? So कोई मान लो वेव थी जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट y1 था, कोई थी जिसकी वजह से y2, कोई थी उसकी वजह से y3, तो रिजल्टेंट जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो y आएगा, विच इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ y1, y2, y3, y4 एंड सो ऑन। सबका वेक्टर सम करोगे बेटा तो ये आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आ जाएगा। क्लास 11 में भी आपने एक बार इसको पढ़ा था और क्लास 12 में तो काफी डेप्थ में आपने इसको पढ़ा है वेव ऑप्टिक्स में। अब आ जाओ डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में एक कंसेप्ट आता है जिसका नाम है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। डी ब्रोगली साहब ने ये बोला कि भैया अगर लाइट जो कि एक वेव होता है उसके अंदर अगर फोटॉन्स हो सकते हैं, यानी कि लाइट पार्टिकल भी अपने अंदर रख सकता है, यानी कि वेव पार्टिकल नेचर अगर शो कर सकता है तो कोई पार्टिकल वेव नेचर क्यों नहीं शो कर सकता है। इन्होंने कहा कि अगर हम किसी पार्टिकल को बहुत तेज स्पीड से ट्रेवल करा दें, अगर किसी पार्टिकल की स्पीड लाइट के स्पीड के कंपैरेबल हो जाए तो उस पार्टिकल में भी वेव कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं, ठीक है। उन्हीं वेव्स को मैटर वेव्स कहते हैं, उन्हीं को डी ब्रोगली वेव्स कहते हैं। द वेव्स एसोसिएटेड विद अ मटेरियल पार्टिकल इन मोशन इज कॉल्ड मैटर और डी ब्रोगली वेव्स एंड देयर वेवलेंथ इज नोन एज डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो भैया E बराबर एच न्यू होता है, ठीक है। हर एक फोटोन की एनर्जी E बराबर एच न्यू, और वही एनर्जी mc स्क्वायर के भी बराबर है, तो एच न्यू जो है वो mc स्क्वायर के बराबर होता है। न्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को c बाई लेमडा लिख सकते हैं, तो एच सी बाई लेमडा mc स्क्वायर के बराबर है, c कट जाएगा, h बाई लेमडा m इंटू सी के बराबर है, m इंटू सी यानी मास इंटू स्पीड ऑफ लाइट। तो ये क्या हुआ? दिस इज मोमेंटम।
बेटा लेमडा जो है वो h अपॉन p के बराबर हो गया। अब जरा सोचो, ये जो p है मोमेंटम जो है दैट इज पार्टिकल प्रॉपर्टी, पार्टिकल नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है मोमेंटम, जबकि लेमडा जो है वेवलेंथ जो है वो वेव कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करता है। तो ये आपकी फिजिक्स का एक ऐसा फॉर्मूला हो गया जो कि वेव नेचर को पार्टिकल नेचर से रिलेट कर रहा है। यानी किसी भी पार्टिकल को अगर बहुत हाई स्पीड से मूव कराओगे तो मोमेंटम बहुत ज्यादा हो जाएगा, मोमेंटम ज्यादा होगा तो वेवलेंथ कम हो जाएगा, और जब वेवलेंथ बहुत कम होगा तो उसको हम कंपेरेबल कहीं ना कहीं मान सकते हैं, वेव कैरेक्टरिस्टिक हम उसकी मान सकते हैं, क्योंकि लाइट वेव जो है उनका वेवलेंथ बेटा बहुत कम होता है, राइट। तो इस तरीके से ये जो है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस कहलाता है। इसके बाद बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन, बोहर साहब का क्वांटाइजेशन कंडीशन इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इन्होंने कहा कंसीडर द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। इन्होंने कहा मान लो न्यूक्लियस की चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मास इतना कम है और इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि इलेक्ट्रॉन्स के पास भी वेव नेचर आ जाता है। देखो कोई भी एक वेव अगर मैं आपको यहां बना के दिखाऊं, एक वेव का मतलब कुछ इस तरीके का, दैट इज वन वेव, ठीक है। ये कौन सी वेव है? हार्मोनिक वेव है, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है, राइट। तो ये एक वेव हुआ, ठीक है। ये दूसरा वेव हुआ। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन वेव नेचर शो कर रहा है तो वहां पर हमेशा एक वेव होगा, दो वेव होगा, तीन वेव होगा, चार वेव होगा। भैया जैसे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है Q बराबर NE, या तो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होगा या तो 5 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, लेकिन 1.5 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज नहीं हो सकता, ठीक। दैट वाज व्हाट? दैट वाज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब यहां पर क्या हो रहा है? या तो एक वेव कंप्लीट होगी, या तो दो होगी, या तो तीन होगी, या तो चार होगी, या तो 10 होगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि 1.4 वेव बन जाए, राइट। यानी कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन है बेटा, कोई इलेक्ट्रॉन है, तो आप देख सकते हैं, ये देखो, ये एक वेव, यहां से दूसरा वेव, तो दो वेव कंप्लीट हुए। यहां देखो, पहला वेव यहां कंप्लीट हुआ, दूसरा वेव यहां कंप्लीट हुआ, तीसरा वेव यहां कंप्लीट हुआ। तो या तो दो वेव कंप्लीट होंगे, या तो तीन होंगे, या तो अंदर वाले में देखोगे तो एक ही वेव कंप्लीट होगा, ठीक है। इस तरीके से वेव का फॉर्मेशन बेटा होगा। यानी कि नंबर ऑफ वेव्स मस्ट बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। एक वेव की लंबाई वेवलेंथ कहलाती है, इसको बेटा लेमडा बोलते हैं, ठीक है। या तो 1 लेमडा के बराबर लेंथ होगा, या तो 2 लेमडा के बराबर होगा, या तो 3 लेमडा, या तो n लेमडा के बराबर लेंथ होगा, ठीक है। अब अगर वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो सर्कुलर ऑर्बिट का लेंथ कितना होता है बेटा? सरकमफेरेंस के बराबर, यानी कि 2 पाई आर जो है, दैट 2 पाई आर मस्ट बी इक्वल टू n लेमडा। ये जो 2 पाई आर है मेरे प्यारे बच्चों, ये n लेमडा के बराबर होना चाहिए। अब क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या था? क्वांटाइजेशन कंडीशन कहता है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, किसी भी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है बेटा, वो mvr के बराबर होता है, राइट। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनटू रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। और मेरे प्यारे बच्चों, अब देखो डी ब्रोगली वेवलेंथ से हम लोग को यह भी बात पता है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ जो लेमडा होता है वो बेटा h अपॉन mv के बराबर है, ठीक है। v क्या है? यहां पर मोमेंटम है ना, तो लेमडा h अपॉन mv के बराबर होता है। तो अब देखो 2 पाई आर n लेमडा के बराबर है, राइट। तो लेमडा की वैल्यू 2 पाई आर अपॉन n हो गया, उसको भी हम यहां पर उठा करके रख सकते हैं। तो आइए इसको हम लोग सब्सटीट्यूट करते हैं। लेमडा की वैल्यू कितनी है भैया? 2 पाई आर अपॉन n। तो 2 पाई आर अपॉन n लेमडा की वैल्यू विच इज इक्वल टू h अपॉन mv। जरा देखो यहां से एक बड़ा खूबसूरत सा रिजल्ट मिल रहा है। mv और r को एक तरफ कर दो, mvr, ठीक है। NH को एक तरफ करो, NH अपॉन, और 2 पाई को इधर भेज दो। तो जरा ध्यान से आप देखो, mvr क्या है? दैट इज एंगुलर मोमेंटम, है ना। सो एंगुलर मोमेंटम mvr दैट इज n टाइम्स h अपॉन 2 पाई। तो हम लोग यहां पे कह सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज n टाइम्स द h अपॉन 2 पाई, जहां पर ये h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो कहा जाता है एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज द फेमस बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन फॉर द एंगुलर मोमेंटम। Thus, only those circular orbits which can be allowed stationary states of an electron in which its angular momentum is integral multiple of h अपॉन 2 पाई। तो mvr एंगुलर मोमेंटम जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए h अपॉन 2 पाई का। यही फेमस बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन है। अब देखो अगला जो हम लोग को पढ़ना है वो है पूरे सिलेबस के सारे फॉर्मूले। देखो आपके सिलेबस में जितने लॉज थे वो सारे लॉज मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे भैया फॉर्मूले कौन कौन से हैं। तो स्टार्ट करते हैं आपके चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 यानी कि इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स।
इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स वाले चैप्टर से आइए मैं आपको एक एक फॉर्मूला जो है रिवाइज कराता हूं पूरे चैप्टर वाइज। सबसे पहला फॉर्मूला यहां पर आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है टोटल चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। सो Q बराबर NE होता है, N हमेशा इंटीजर होगा। कूलम्स लॉ क्या है, मैंने आपको बताया कूलम्स लॉ से आपको दो चार्ज के बीच का फोर्स मिलता है, दैट इज 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ठीक है, और दूसरी बात यहां पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाल सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज होता है, दैट इज 1/4πε0 Q/r²। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा चार्ज से दूर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगी, चार्ज के पास आओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाती है। इसके बाद बेटा कंसेप्ट आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम में। इससे जरूर कोई ना कोई डेरिवेशन या न्यूमेरिकल क्वेश्चन 100% इस इलेक्ट्रिक डाइपोल से आएगा ही आएगा। ठीक है, डाइपोल मूवमेंट का मतलब होता है चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल का मतलब होता है दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पर रखा जाएगा तो उसको हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सियल पोजीशन भाई, यहां कहीं पर अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 2p/r³। अगर ये एक्सियल पोजीशन वाला जो पॉइंट है बहुत दूर हो जाए तब ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, राइट। सिमिलरली अगर इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में, यहां कहीं पर इस पूरे बाइसेक्टर पर कहीं भी अगर कोई पॉइंट पर कोई पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है तो उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन, और इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 1/4πε0 p/r³, राइट। और अगर इसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इसके ऊपर टॉर्क लगेगा, उस टॉर्क का फॉर्मूला है टाउ बराबर PE sin थीटा। वेक्टर फॉर्म में टॉर्क को लिखेंगे तो P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर भी लिखा जा सकता है। नेक्स्ट है बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट DA, यानी कि नंबर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी रीजन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। नेक्स्ट है गॉस लॉ, जिसका मैंने आपको पूरा बता दिया, Q/ε0 होता है। अब गॉस लॉ के एप्लीकेशन में एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इनफाइनाइट लाइन चार्ज, यानी कि कोई एक बहुत बड़ा सा लाइन चार्ज है, उस लाइन चार्ज से r डिस्टेंस पर अगर कोई पॉइंट यहां पर P पॉइंट है तो P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका फॉर्मूला होता है λ/2πε0r। यहां पर लैम्डा का मतलब है लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ। नेक्स्ट कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक प्लेन शीट, यानी कि अगर कोई किस तरीके की प्लेन शीट है जिस पर चार्ज है तो भाई ऑब्वियस है पॉजिटिव चार्ज अपने से दूर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है σ/2ε0। ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती है। सिग्मा का मतलब होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ दिस शीट। उसके बाद है बेटा थिन स्फेरिकल शेल, यानी कि कोई इस तरीके का कंडक्टर शेल है, ठीक है, इसके अंदर का रीजन है, सरफेस का रीजन है और बाहर का रीजन है। तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, किसी भी कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होगी। आउटसाइड अगर देखोगे, जैसे मान लो ये कंडक्टर है, ये इसका सेंटर है, यहां कहीं पर आपसे कोई बोले कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 1/4πε0 Q/r²। r² का मतलब इन दोनों सेंटर्स के बीच की दूरी है ना, ये सेंटर ऑफ द शेल, ये पॉइंट है जहां पर हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। इनके बीच का डिस्टेंस अगर स्मॉल r है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4πε0 Q/r होता है, r² होता है। सरफेस पर अगर कोई पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है तो 1/4πε0 Q/R²। कैपिटल R क्या है, उस स्फेरिकल शेल का रेडियस। तो पहले चैप्टर में अगर आप यहां पर समझ रहे हो और गिन रहे हो तो एक फॉर्मूला, दो फॉर्मूला, तीन फॉर्मूला, ठीक है, 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, और इसको 12, टोटल 12 फॉर्मूले आपके पास हैं चैप्टर नंबर 1 में। अब सोचो चैप्टर नंबर 1 का कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो कितना आसान है। आपको सिर्फ चैप्टर क्वेश्चन को पढ़ो, ठीक है, ये डिसाइड करो चैप्टर 1 का है कि नहीं है, फिर तुम्हारे दिमाग में तुरंत ये स्लाइड अपने आप तुम्हारे दिमाग में बन जानी चाहिए, ठीक है। ये आपको इतने अच्छे से लेक्चर देखना है, कॉपी पे नोट करना है कि रट जाना चाहिए कि भैया चैप्टर 1 में 12 ही फॉर्मूले हैं। और 12 फॉर्मूले में भी अगर तुम्हें सोचो बात समझ में आई कि यार ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का क्वेश्चन है, तो तुम्हें समझ जाना चाहिए कि भैया डाइपोल में तो बस यही इतने फॉर्मूले हैं, तो जो भी होगा वो इसी फॉर्मूले से होगा और इसके बाहर कुछ भी बेटा हो नहीं सकता है, राइट। आपको पता चल जाए गॉस लॉ है तो भैया गॉस लॉ का एक ही फॉर्मूला, इसी से होगा। अब इसी पे दिमाग चलाओ कि अंदर का चार्ज कितना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालें, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है, बस। तो आप मतलब अगर आप अपने इस थिंकिंग को थोड़ा सा कंस्ट्रिक्ट करेंगे, छोटा करते जाएंगे कि भैया गॉस लॉ का ही क्वेश्चन है, इसी से सॉल्व करना है, तो मेरे प्यारे बच्चों उस न्यूमेरिकल के सही होने की जो पॉसिबिलिटी है वो आपके लिए बढ़ जाती है। क्लियर है, पता चल गया कि भैया इनफाइनाइट लाइन चार्ज का क्वेश्चन है तो पता है यार एक ही फॉर्मूला, इसी से होगा जो होगा, अब इसी पे दिमाग लगाओ, राइट।
नेक्स्ट चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में स्टार्टिंग होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब है V इज इक्वल टू W बाई क्यू नॉट, है ना, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज को ही हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। दैट इज 1/4πε0 Q अपॉन स्मॉल r। उसके बाद है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है वर्क डन इन ब्रिंगिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू अनदर पॉइंट, है ना। सो दैट इज WAB अपॉन क्यू नॉट। लेकिन एक बात ध्यान रखो, पोटेंशियल डिफरेंस यानी ए और बी पॉइंट के बीच का अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होता है, चार्ज ए से बी ले जा रहे हो, तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल, यानी VB माइनस VA, इसको डेल्टा VAB कहा जाता है। इस पॉइंट को ध्यान रखना। इसी में कई बार लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि 10 वोल्ट लिखें या माइनस 10 वोल्ट लिखें। फिर आया इलेक्ट्रिक डाइपोल। किसी भी डाइपोल की एक्सियल पोजीशन पर अगर कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछेगा तो दैट इज 1/4πε0 P अपॉन r स्क्वायर। इक्वेटोरियल पोजीशन पर पूछेगा तो वो वैल्यू 0 होती है, राइट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला 1/4πε0 Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। कोई भी दो चार्जेस हैं, इनकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है उसका फॉर्मूला 1/4πε0 Q1 Q2 बाई r। एक बात ये ध्यान रखना कि फोर्स के फॉर्मूले में r स्क्वायर होता है, एनर्जी के फॉर्मूले में r होता है, ठीक है। एनर्जी जो है वो बेटा सिस्टम की प्रॉपर्टी है, ठीक है। Q1 Q2 Q3 कुछ 3-4 या मिनिमम 2 चार्जेस होने चाहिए, तब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सिंगल चार्ज ऑल्सो। कोई सिंगल चार्ज भी अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर सकता है, लेकिन एनर्जी के लिए मिनिमम कितने चार्ज होने चाहिए बेटा? 2। बिना 2 चार्ज के एनर्जी यहां पर हम नहीं लिख सकते। उसके बाद पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड E जो है वो माइनस dV बाई dr के बराबर होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा वही होता है जिस डायरेक्शन में नेट पोटेंशियल रिड्यूस हो रहा हो। यानी कि अगर सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से हमें दिखा दी गई, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब यहां पे अगर पोटेंशियल 10 वोल्ट है तो इधर की तरफ कमी होगा, 4 वोल्ट होगा, 5 वोल्ट, 6 वोल्ट होगा, 10 से कमी होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में बढ़ोगे पोटेंशियल घटना चाहिए। इसके बाद है डाई इलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन। ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा, ठीक है, पूछा जा सकता है। पोलराइजेशन डेंसिटी जो है वो इलेक्ट्रिकल ससेप्टेबिलिटी एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर है। तो आप देख लो पोलराइजेशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है। इस फॉर्मूले पर बेस्ड कोई छोटा मोटा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का मतलब चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी, तो उसका फॉर्मूला Q बराबर CV होता है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। स्फेरिकल कोई भी कंडक्टर है, कैपेसिटर है, ठीक है, तो उसका कैपेसिटेंस कितना है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r के बराबर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो एप्सिलॉन नॉट A बाई D के बराबर। अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक भर दे तो K एप्सिलॉन नॉट A बाई D, जहां पर K क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। पार्शियली फिल्ड कैपेसिटर है मान लो, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T बाई K। इसका जो फॉर्मूला है, डेरिवेशन है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना अच्छे से। सीरीज कॉम्बिनेशन अगर करोगे तो फॉर्मूला है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। पैरेलल का फॉर्मूला है C बराबर C1 प्लस C2। एनर्जी का फॉर्मूला होता है बेटा हाफ CV स्क्वायर हाफ QV या हाफ Q स्क्वायर बाई C। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। यानी किसी रीजन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो भी वहां पर एनर्जी डेंसिटी होती है। एनर्जी डेंसिटी का मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल का निकालना है तो दैट इज माइनस PE cos थीटा। यानी कि कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, किसी एंगल थीटा पर रखा हुआ है, तो उसके पास केवल उस जगह पर रखे होने की वजह से एनर्जी है, जिसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी ड्यू टू इट्स कॉन्फ़िगरेशन। तो वो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है उसका फॉर्मूला माइनस PE cos थीटा होता है, ठीक है, दैट इज माइनस P वेक्टर डॉट E वेक्टर। क्लियर। नेक्स्ट है बेटा अब आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहला फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक करंट का, दैट इज चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक है। Q को NE भी लिख सकते हो तो NE बाई T। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? इसका डेरिवेशन, इसका रिलेशन करंट के साथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है दैट इज EE बाई M इंटू टाउ, जहां पर E क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज, कैपिटल E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, M क्या है? मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, टाउ क्या है? मीन रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। करंट और ड्रिफ्ट स्पीड में रिलेशन है I इज इक्वल टू NEAVD के बराबर। उसके बाद करंट डेंसिटी यानी कि करंट पर यूनिट एरिया। करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जबकि करंट स्केलर क्वांटिटी है, राइट, ये बात ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी का मतलब है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि यहां से भी मैं वैल्यू निकाल सकता हूं, VD अपॉन E करोगे तो E बाई M इंटू टाउ आएगा, तो इसी को मैं E बाई M इंटू टाउ भी लिख सकता हूं। देखो दैट इज ऑल्सो E बाई M इंटू टाउ। तो मीन रिलैक्सेशन टाइम अगर तुमने बढ़ा दिया, ठीक है, मीन रिलैक्सेशन टाइम अगर आपने बढ़ा दिया है तो मोबिलिटी भी बढ़ जाएगी,
राइट। उसके बाद देखो ओम्स लॉ क्या है, V बराबर आई आर होता है, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है, जहां पे R रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस लेंथ पर डिपेंड करता है, एरिया पर डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी यानी कि मटेरियल पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। लेकिन ये जो रेजिस्टिविटी है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, ये मेरे प्यारे बच्चों सिर्फ और सिर्फ मटेरियल पर और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ये लेंथ, एरिया या ज्योमेट्री पर डिपेंड नहीं करता। कंडक्टेंस जो है दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी जो है वो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी है, और रेजिस्टिविटी की वैल्यू जो है m अपॉन n ई स्क्वायर टाउ के बराबर है। m क्या है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, e क्या है, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, टाउ का मतलब मीन रिलैक्सेशन टाइम। अगर रिलैक्सेशन टाइम बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी मेरे प्यारे बच्चों घट जाएगी, वह ध्यान रखना। ठीक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या है, तो टेम्परेचर जो होता है वो कंडक्टर के लिए, टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है, रेजिस्टिविटी भी बढ़ती है। तो रेजिस्टिविटी एट T डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 1 प्लस अल्फा, मतलब ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। आर टी क्या है, रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेल्सियस, आर नॉट क्या है, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। सर अल्फा क्या है, अल्फा का मतलब है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। फिर हीट जनरेटेड का फॉर्मूला है H इज इक्वल टू वी आई टी आई स्क्वायर आर टी वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। पावर का फॉर्मूला P बराबर वी आई स्क्वायर आर वी स्क्वायर अपॉन आर। सीरीज में कंबाइन करोगे तो R बराबर R1 प्लस R2, पैरेलल में कंबाइन करोगे तो 1 बाई आर इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। सीरीज में करंट सेम होता है, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर E माइनस आई आर। ये बात किसी भी सेल के लिए किया जा रहा है कि अगर कोई भी एक सेल है, ठीक है, जैसे मानो कोई भी एक इस तरीके से सेल है, भाई सेल का अपना कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, तो इसका ईएमएफ हो गया, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। अब पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में जो कुछ है उसको मैं सेल बोल रहा हूं, ठीक है। तो सेल के टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है ए और बी पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, इसको बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस यहां V के बराबर है, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो V है दैट V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान रखना, अगर V बराबर E माइनस आई आर में लिख रहा हूं, इसका मतलब ये सेल डिस्चार्ज हो रहा है, ये सेल करंट दे रहा है। अगर यही सेल करंट ले रहा होता तो V बराबर E प्लस आई आर भी हो सकता है, ठीक है। किरचॉफ का दोनों लॉज मैं बता चुका हूं, सिग्मा आई जीरो, सिग्मा वी जीरो, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ। व्हीटस्टोन ब्रिज जो है अगर बैलेंस है तो R1 अपॉन R2 R3 अपॉन R4 के बराबर होता है। मीटर ब्रिज जो है दैट इज एन एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, जिसमें R1 अपॉन R2 जो है वो 100 माइनस L अपॉन L के बराबर होता है, जहां पर L क्या है, बैलेंसिंग लेंथ। कंसेप्ट को जरूर पढ़ना, व्हीटस्टोन ब्रिज, और इससे कोई एक न्यूमेरिकल जरूर आ सकता है या इसका डेरिवेशन बेटा आ सकता है, तो बहुत अच्छे से बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लेना, राइट। किरचॉफ लॉ आपको अप्लाई करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। इसके बाद है बेटा तुम्हारा अगला चैप्टर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है, या मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म भी कह सकते हो। बायट-सवर्ड लॉ का फॉर्मूला क्या है भैया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लेंथ वायर, यानी कि एक वायर है, मैं दे दूं भैया इस वायर का लेंथ 10 सेंटीमीटर है, बताओ इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, तो फॉर्मूला है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, ठीक है। आर क्या है, इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर के बराबर होती है। फाई 1 और फाई 2 क्या है, जैसे ये वायर है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, अब एक्सट्रीम एंड से जोड़ा ये एंगल फाई 1 है, इधर एक्सट्रीम एंड से जोड़ा ये वाला एंगल फाई 2 होता है। तो डायग्राम इसका अच्छे से देखिएगा, ठीक है, और फॉर्मूला इसका एकदम दिमाग में रट लो, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इस पर कोई क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है, ठीक है। आपको कोई भी इस तरीके का क्वेश्चन बेटा इस पे बना के दे सकते हैं कि भैया ये रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल में मान लो करंट फ्लो हो रहा है पूरे में, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, बोलेंगे इसके सेंटर पे यहां कहीं पे बता दो मैग्नेटिक फील्ड कितनी है। अब अगर रेक्टेंगल है बेटा तो लेंथ तो फाइनाइट होगा ही होगा, तो वहां पर ये वाला फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ वायर, अगर कोई वायर बहुत बड़ा सा होगा तो फाई 1 फाई 2 दोनों 90 होगा, साइन 90 प्लस साइन 90 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 इस 4 पाई को काटेगा 2 पाई बना देगा, तो फॉर्मूला क्या बन गया, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। उसके बाद है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप, यानी किसी भी लूप की वजह से उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, म्यू नॉट अपॉन 2 आई बाई आर के बराबर। आधा लूप करोगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 आई बाई आर हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना। मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर लूप, यानी कि किसी भी लूप की एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, जहां पर लूप का रेडियस ए के बराबर है और लूप के सेंटर से पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो आर के बराबर है, ये बात ध्यान रखिएगा। एम्पियर सर्किटल लॉ मैंने आपको पीछे बताया है, ठीक है, इंटीग्रल बी डॉट डीएल म्यू नॉट आई के बराबर है। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, किसी भी सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई के बराबर होता है। मैग्नेटिक फील्ड एंड्स पर अगर देखोगे सोलेनॉइड के तो म्यू नॉट एन आई बाई 2
होता है, जहां पे n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, अगर कोई भी चार्ज मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा। फोर्स की वैल्यू क्या है, क्यू वी क्रॉस बी। फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकालोगे, फ्लेमिंग साहब के लेफ्ट हैंड रूल से। उसके बाद लॉरेंज फोर्स क्या होता है कि अगर कोई चार्ज किसी ऐसे रीजन में मूव कर रहा हो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों हो, तो वहां पर बेटा जो फोर्स होता है वो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का सम है। तो क्यू टाइम्स ई वेक्टर प्लस क्यू टाइम्स वी क्रॉस बी, इन दोनों का जो सम है वही लॉरेंज फोर्स कहलाता है। वेलोसिटी सेलेक्टर या फिल्टर सर्किट अगर बोलेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन अनडिफ्लेक्टेड जाता है उसकी स्पीड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। अब पाथ ऑफ चार्ज कह रहे हैं, अगर किसी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में भेजो या उसके अपोजिट डायरेक्शन में भेजोगे, ठीक है, तो उसके ऊपर फोर्स जीरो हो जाएगा। फोर्स जीरो होने की वजह से एक्सेलरेशन जीरो, स्पीड कांस्टेंट, यानी कि वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। अगर यही एंगल 90 हो जाए, एंगल 90 हो जाएगा तो QVB फोर्स लगेगा बेटा, और पाथ उसका सर्कुलर हो जाएगा। उस सर्कुलर पाथ का रेडियस है MB अपॉन QB, टाइम पीरियड है 2πm अपॉन QB, फ्रीक्वेंसी है QB अपॉन 2πm, राइट। और अगर किसी जनरल एंगल थीटा पर भेजोगे तो उसका पाथ हेलिकल पाथ होगा, जिसको हेलिक्स भी कहते हैं। रेडियस हो जाएगा R बराबर MB साइन थीटा अपॉन QB, टाइम पीरियड हो जाएगा 2πm अपॉन QB, और जो पिच होता है, पिच का फॉर्मूला है 2πm v cos थीटा अपॉन QB। ये बात ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इन पर बेस्ड कोई न्यूमेरिकल आप लोगों से पूछा जा सकता है। फिर आता है टू पैरेलल वायर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसके आने के चांस है इस बार कि टू पैरेलल वायर्स की वजह से फोर्स कितना होता है। देखो अगर वायर्स में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, और वो फोर्स पर यूनिट लेंथ म्यू नॉट अपॉन 2πI1 I2 बटे R के बराबर होता है, जहां पर L उस वायर का लेंथ है और R जो है उन दोनों वायर्स के बीच की दूरी होती है। टॉर्क ऑन अ कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में कोई कॉइल रखोगे तो उसके ऊपर टॉर्क लगेगा। उस टॉर्क का फॉर्मूला है टाउ बराबर NIAB साइन थीटा। N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, I क्या है करंट, A क्या है एरिया ऑफ द कॉइल, B क्या है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और थीटा क्या है, थीटा एंगल हो गया मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच का। उसके बाद है बेटा टाउ बराबर M क्रॉस B, ठीक है, M क्या है मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है NIA के बराबर, राइट, NIA। उसके बाद है बेटा गैल्वेनोमीटर क्या है, गैल्वेनोमीटर का कांस्टेंट क्या है, तो गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट K अपॉन NBA के बराबर है, ठीक है, K क्या है टॉर्शन कांस्टेंट, N नंबर ऑफ टर्न्स, B मैग्नेटिक फील्ड, A एरिया। करंट सेंसिटिविटी का मतलब होता है NBA अपॉन K, यानी कि डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। वोल्टेज सेंसिटिविटी NBA अपॉन KR होता है, जिसको हम बोलेंगे डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज, ठीक है। शंट रेजिस्टेंस क्या होता है भाई, गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में बहुत ही छोटा सा रेजिस्टेंस जो हम जोड़ते हैं ताकि वो गैल्वेनोमीटर एमीटर बन जाए, उसको शंट बोलते हैं। शंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखो क्या है, IG अपॉन I माइनस IG इंटू G। G क्या है गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, IG क्या है गैल्वेनोमीटर करंट। उसके बाद हाई रेजिस्टेंस जो आप ऐड करते हो वो गैल्वेनोमीटर को जब हम वोल्ट मीटर में कनेक्ट करते हैं तो हम सीरीज में एक बहुत ही हैवी रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं, तो उस हैवी रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है V अपॉन IG माइनस कैपिटल G। तो इस पूरे चैप्टर में फॉर्मूले देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, टोटल फॉर्मूले बेटा हो गए 20। अब आपको अगर कभी भी इस चैप्टर का कोई क्वेश्चन आए तो आपके दिमाग में होना चाहिए भैया 20 फॉर्मूले हैं, उन्हीं फॉर्मूले से हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो एटलीस्ट फॉर्मूला तो लिख पाओगे, उस फॉर्मूले में वैल्यू कुछ तो डालोगे, स्टेप मार्किंग कुछ तो होगी तुम्हारे साथ, बात समझ आ रहा है। ये मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जिनको न्यूमेरिकल से बहुत डर लगता है, तो कोई बात नहीं, तुम न्यूमेरिकल एक भी सही ना कर पाना, लेकिन कम से कम फॉर्मूला तुम लिख के आओगे, बाकी थ्योरी डेरिवेशन ये सब तो ठीक ठाक करोगे ही, उसके बाद फॉर्मूला लिख करके आओगे, फॉर्मूले में वैल्यू कुछ ना कुछ जो क्वेश्चन में दी होगी उसको डाल के आओगे, तो कुछ ना कुछ स्टेप मार्किंग होगी और आपके जो मार्क्स हैं जो बहुत कमाने वाले थे एटलीस्ट वो अच्छे खासे ठीक ठाक आ जाएंगे, जिसमें आप ठीक ठाक तरीके से पास हो जाएंगे, राइट। और जिन बच्चों को टॉप करना है भाई तो उनको तो सब आना ही चाहिए, उनके लिए तो फिर कोई छूट नहीं है कहीं भी। मैग्नेटिज्म एंड मैटर वाला जो चैप्टर है उसमें देखो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही कम फॉर्मूले हमारे पास है। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का मतलब होता है वही मैग्नेटिक चार्ज इनटू 2L के बराबर हो गया। फिर फोर्स बिटवीन मैग्नेटिक पोल्स, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड क्या है, दैट इज फोर्स पर यूनिट मैग्नेटिक चार्ज। उसके बाद मैग्नेटिक डाइपोल की एक्सियल पोजीशन पर, इक्वेटोरियल पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड, तो ये वही बिल्कुल जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तुमने पढ़ा है, सॉरी इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा है, बिल्कुल वैसे मैग्नेटिक डाइपोल के फॉर्मूले हैं। पोटेंशियल एनर्जी वहां तुमने पढ़ा माइनस पी कॉस थीटा, यहाँ होता है माइनस एम बी कॉस थीटा,
एक ही बात है। मैग्नेटिक मूवमेंट, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस चैप्टर में आपसे पूछा जा सकता है। मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मैग्नेटिक मूवमेंट आई इंटू ए के बराबर होता है, यानी करंट इंटू एरिया। जो डायरेक्शन एरिया का है वही डायरेक्शन मैग्नेटिक मूवमेंट का होता है। मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट एंगुलर मोमेंटम E अपॉन 2m के बराबर है, इसी को गायरो मैग्नेटिक रेशियो बोलते हैं, दैट इज अ कांस्टेंट। ये बात ध्यान रखना, इस पर क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है। ठीक है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए क्यूरी लॉ होता है कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है, ये मैं आपको आज ही पढ़ा चुका हूं। इसके बाद आ जाते हैं आपके चैप्टर नंबर 6 पर, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में भी देखो बहुत ही लिमिटेड फॉर्मूले, आसान सा चैप्टर है। सबसे पहला फॉर्मूला है मैग्नेटिक फ्लक्स की, भैया नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सर्टेन एरिया इन मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला है बी ए कॉस थीटा या बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। फिर है फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ क्या कहता है, लेंज लॉ फैराडे लॉ मिला दो तो ईएमएफ जो है माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी। मोशनल ईएमएफ क्या होता है, बीवीएल के बराबर, करंट बीवीएल अपॉन आर, फोर्स बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर, पावर जो है बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर। उसके बाद ये फॉर्मूला मैंने आज भी तुम्हें डिराइव करके दिखाया है कि जो चार्ज है, ठीक है, इंड्यूस चार्ज जो है वो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस के बराबर है। अगर किसी भी रॉड को रोटेट कर रहे हो तो ईएमएफ आता है उसके एंड्स के क्रॉस 1/2 बी एल स्क्वायर ओमेगा के बराबर। सेल्फ इंडक्शन के केस में फाई बराबर एल आई होता है, एल क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस है। ईएमएफ जो है ई बराबर माइनस डी फाई अपॉन डी टी होता है, यानी कि माइनस एल डी आई बाई डी टी होगा। इस फॉर्मूले पर तुमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड की बात करें तो सोलेनॉइड के लिए म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल होता है, जहां पे एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड, राइट। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, इस फॉर्मूले से हम किसी भी सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस निकाल सकते हैं। अब यहां से क्या पता चल रहा है, सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। ये इस पर छोटे छोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं। मैग्नेटिक एनर्जी, भाई किसी भी इंडक्टर में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, हाफ एल आई स्क्वायर के बराबर। एनर्जी डेंसिटी कितनी है, यानी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज 1/2 नॉट बी स्क्वायर के बराबर। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है भैया, प्राइमरी में करंट फ्लो कराओ, सेकेंडरी में अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, तो फाई एस इज इक्वल टू एम आई पी। फिर ईएमएफ डेवलप्ड या इंड्यूस्ड अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू माइनस एम डी आई पी अपॉन डी टी। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द कोएक्सियल सोलेनॉइड, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है म्यू नॉट एनपी एनएस एएस अपॉन एलपी। ठीक है, एनपी क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल, एनएस क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल, एएस क्या है, एरिया ऑफ द सेकेंडरी कॉइल, और एलपी क्या है, लेंथ ऑफ द प्राइमरी कॉइल। फिर कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग होता है, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग के का मतलब है एम अपॉन अंडर रूट L1 L2, राइट। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग अगर 1 के बराबर हो जाए, इसका मतलब प्राइमरी का सारा फ्लक्स सेकेंडरी से पास हो रहा है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट है ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट में देखो जो ईएमएफ होता है या वोल्टेज होता है V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, करंट जो है वो I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। एवरेज करंट की वैल्यू होती है हाफ साइकिल में 2/पाई I नॉट, जो कि 63.7% होता है पीक वैल्यू का। आरएमएस वैल्यू जो होती है फुल साइकिल के लिए वो I नॉट अपॉन रूट 2 है। बिल्कुल ऐसे ही आप V RMS निकाल सकते हैं, V नॉट बाई रूट 2। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में बेटा करंट और वोल्टेज सेम फेज में होता है, दोनों की वैल्यू आपके सामने है। पीक करंट जो है वो V नॉट बटे R के बराबर है। प्योरली इंडक्टिव सर्किट में ईएमएफ आगे होता है करंट से, 90 डिग्री आगे होता है। अगर ईएमएफ का फॉर्मूला है V नॉट साइन ओमेगा टी, तो करंट का होगा I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, यानी देखो करंट पीछे है, ठीक है, ईएमएफ तुम्हारा आगे चल रहा है क्योंकि इसमें माइनस पाई बाई 2 है। और करंट की वैल्यू क्या है, V नॉट बटे एक्सएल। एक्सएल क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। एक्सएल जो है ओमेगा एल के बराबर है, ओमेगा 2πf के बराबर है। तो एक्सएल क्या हो गया, 2πf L के बराबर। L क्या है, कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस। उसके बाद प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में ईएमएफ देखो V नॉट साइन ओमेगा टी, जबकि करंट जो है I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, यानी कि करंट यहां पर 90 डिग्री बेटा आगे होता है फेजर डायग्राम में। करंट, पीक करंट की वैल्यू क्या है, पीक ईएमएफ अपॉन एक्सी। एक्सी क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/ओमेगा सी, यानी 1/2πfc। ठीक है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट हो गया। एलसीआर सर्किट अगर है तो वोल्टेज है V नॉट साइन ओमेगा टी, करंट है I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई, यानी एलसीआर सर्किट में जनरली जो है करंट पीछे होता है। कब पीछे होगा, अगर VL ग्रेटर देन VC है तो, ठीक है, यानी कि सर्किट में है तीनों, लेकिन अगर इंडक्टर ज्यादा पावरफुल है, उसका काम ज्यादा पावरफुल है, वो ज्यादा वोल्टेज कंज्यूम कर रहा है, तो ऐसे में करंट पीछे हो जाएगा। कैपेसिटर अगर ज्यादा कंज्यूम कर रहा है भैया, VC ग्रेटर देन हो गया VL से या XC ग्रेटर देन हो गया XL से, तो ऐसे केसेस में बेटा यहाँ पे +5 भी हो सकता है। पीक करंट जो है वो पीक वोल्टेज अपॉन Z। Z क्या है, सर्किट का इंपीडेंस,
ठीक है। इंपीडेंस क्या होता है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा। tan फाई, जिससे आप फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं, ये वाला फाई कितना है, दैट इज एक्सएल माइनस एक्सी बटे आर। अब ये तब लगाओगे जब एक्सएल बड़ा होगा, अगर एक्सी बड़ा है तो एक्सी माइनस एक्सएल बटे आर होगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, राइट। फिर रेजोनेंस की मैं बात करूं, रेजोनेंस का मतलब होता है एक्सएल का एक्सी के बराबर हो जाना, करंट के एम्पलीट्यूड का मैक्सिमम हो जाना, ठीक है। और ओमेगा आर, इसका मतलब क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी एट रेजोनेंस, दैट इज 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। फ्रीक्वेंसी एट रेजोनेंस 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी। क्वालिटी फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दैट इज 1 अपॉन आर अंडर रूट एल बाई सी। यानी कि एल, सी और आर तीनों की वैल्यू अगर तुम्हें पता है तो तुम क्वालिटी फैक्टर सीधे सीधे निकाल सकते हो। इसी का एक फॉर्मूला ओमेगा एल बाई आर भी होता है, ठीक है। ओमेगा कौन सा होगा, रेजोनेंस पर जो ओमेगा होता है, यानी ये ओमेगा आर की बात हो रही है, ये भी एक फॉर्मूला होता है बेटा। पावर क्या है, P बराबर ई आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। इसी कॉस फाई को पावर फैक्टर भी कहा जाता है। फाई क्या है, फेज डिफरेंस, ठीक है। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में फेज डिफरेंस 0 है, इंडक्टिव और कैपेसिटिव में 90 डिग्री है, और एलसीआर सर्किट में हमारा कितना होता है, फाई के बराबर। tan फाई की वैल्यू हम निकाल सकते हैं यहाँ पर, राइट। उसके बाद देखो क्या है, किसी भी ट्रांसफार्मर की बात करेंगे तो ट्रांसफार्मर में EMF in the secondary upon EMF in primary बराबर number of turns in secondary upon number of turns in primary बराबर current in primary upon current in secondary। इसी NS upon NP को ही ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो भी कहा जाता है, अगर तुमसे कभी पूछा जाएगा, राइट। उसके बाद अगर आइडियल ट्रांसफार्मर है बेटा, तो जितना पावर इनपुट है उतना ही पावर आउटपुट होगा, यानी ES IS बराबर EP IP होगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। यही स्टेटमेंट समझ लो यहां भी लिखा हुआ है, एक ही चीज है। रियल ट्रांसफार्मर अगर है तो उसकी इफिशिएंसी 100% हो नहीं सकती, प्राइमरी का सारा फ्लक्स सेकेंडरी से पास होगा नहीं, तो ऐसे केसेस में ES अपॉन EP IS अपॉन IP मल्टीप्लाइड बाई 100 होता है, राइट। तो ये परसेंटेज में वैल्यू निकल आएगी, 100 नहीं मल्टीप्लाई करोगे तो फ्रैक्शन में निकलेगी। AC जनरेटर की बात करें तो E बराबर NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी होता है, या E नॉट जो है वो NBA ओमेगा के बराबर, यानी पीक EMF NBA ओमेगा के बराबर होता है किसी भी AC जनरेटर में। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा, इस पर क्वेश्चन जो है तुमसे पूछा जा सकता है। टोटल फॉर्मूले आप यहां पे जोड़ सकते हैं भैया, कितने हैं। फिर EM वेव्स की बात करें तो EM वेव में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स होता है। देखो जिस भी वेव इक्वेशन में साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स या साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स लिखा हो, समझ जाना वो एक प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन है, ठीक। उसके बाद बेटा ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड होता है बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के, दोनों की फ्रीक्वेंसी चेक कर लो, सेम है, ठीक है। ओमेगा 2 पाई अपॉन टी के बराबर है, यही ओमेगा 2 पाई एफ के बराबर है। ये जो के है, ठीक है, जिसको वेव नंबर भी कहा जाता है, 2 पाई लेमडा के बराबर होता है। सी जो है वो ई नॉट बटे बी नॉट, यानी ई नॉट और बी नॉट का ये रेशियो निकाल लो तो स्पीड ऑफ लाइट निकल आती है, जो कि 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड निकालोगे तो सी अपॉन अंडर रूट के म्यू आर के बराबर है, जहां पर के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, म्यू आर क्या है, रिलेटिव परमिएबिलिटी। इसी अंडर रूट के म्यू आर को ही बाद में क्या बोला गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट। तो एनर्जी डेंसिटी क्या है भैया, एनर्जी डेंसिटी मतलब अगर किसी रीजन में कांस्टेंट इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो स्टैटिक है, तो वहां पर कितनी एनर्जी डेंसिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी एनर्जी होगी, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी होगी, तो दोनों की एनर्जी डेंसिटी हम जोड़ देंगे। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड की और 1/2 म्यू नॉट बी स्क्वायर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी होती है, ऐड कर दो। लेकिन अगर वही साइनोसॉइडल वेव है, मतलब अगर इस तरीके का वेव है, इस तरीके का, राइट, तो ऐसे केसेस में 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर प्लस 1/4 म्यू नॉट बी नॉट स्क्वायर होता है, ठीक है। यहीं पर देखो तो एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस का स्क्वायर बराबर बी आर एम एस का स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट होता है, यानी कि एनर्जी डेंसिटी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की है वही मैग्नेटिक फील्ड की भी होती है, दोनों को हम ऐड करेंगे। तो अल्टीमेटली ये फॉर्मूले को आप ध्यान रखना है, एनर्जी डेंसिटी का ये भी एक फॉर्मूला होता है, राइट। फिर इंटेंसिटी ऑफ वेव, इंटेंसिटी ऑफ वेव का मतलब है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू सी के बराबर। अब ये जो चीज है अगर आप ध्यान से देखो तो ये चीज तुम्हें यहां से रिलेट कर रही होगी, यानी कहीं ना कहीं एनर्जी डेंसिटी में स्पीड ऑफ लाइट का अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो एनर्जी डेंसिटी इंटेंसिटी ऑफ द वेव मिल जाएगा। एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई सी है। इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला 1/2 म्यू नॉट बी नॉट स्क्वायर इंटू सी भी हो सकता है, ये आरएमएस टर्म्स में रखोगे। देखो बी आर एम एस क्या है, दैट इज बी नॉट अपॉन रूट 2, आई आर एम एस क्या है, आई नॉट अपॉन रूट 2। इसी फॉर्मूले से यहाँ पे आरएमएस में भी ला सकते हैं। रेडिएशन प्रेशर सीधे सीधे रट लो, इंटेंसिटी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट, इस सिर्फ फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए और कुछ नहीं। डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, और ये मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ है जो हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं। तो लिमिटेड फॉर्मूले हैं यहाँ पर, है ना, ये बस मैंने बता दिए हैं, इन पर बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं पूछते, बट हो सकता है हल्का फुल्का नजर डाले रहो, हो सकता है आपसे कुछ
से। उसके बाद एक बड़ा चैप्टर आया रे ऑप्टिक्स, जिसमें आपको बड़ा डर लगता है, न्यूमेरिकल्स में बड़ा डर लगता है भैया, लेकिन बड़े लिमिटेड फॉर्मूले हैं। आप देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है तो एंगल आई एंगल आर के बराबर है, रिफ्रैक्शन है तो स्नेल्स लॉ है साइन आई अपॉन साइन आर कांस्टेंट होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सी अपॉन वी के बराबर होता है, ठीक है। उसी को हम वेवलेंथ ऑफ द लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेवलेंथ ऑफ द लाइट इन मीडियम भी लिख सकते हैं। क्रिटिकल एंगल मतलब साइन आई सी 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग मीडियम होता है। रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसका डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन v बराबर n2 माइनस n1 अपॉन r। r क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। लेंस मेकर फॉर्मूला, इसका डेरिवेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1 अपॉन f जो है वो n माइनस 1 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2 होता है। ये जो म्यू लिखा है या n लिखा होता है, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, ये बात ध्यान रखना। थिन लेंस फॉर्मूला 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला h i अपॉन ho, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज v अपॉन u, दैट इज f अपॉन u प्लस f, दैट इज f माइनस v अपॉन f। ये सब एक ही फॉर्मूला है। पावर जो है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ होता है। कॉम्बिनेशन अगर आपने लेंसेज का किया है तो 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2 होगा, पावर p बराबर p1 प्लस p2 होगा, जबकि मैग्निफिकेशन में क्या होगा? दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। फिर रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म की बात करो तो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2 होता है। ए प्लस डेल्टा आई प्लस ई के बराबर होता है। ए क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म है, राइट। डेल्टा क्या? एंगल ऑफ डेविएशन। आई क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ई क्या? एंगल ऑफ इमरजेंस। या फिर एंगल ए जो है वो R1 प्लस R2 के भी बराबर होता है, ठीक है। सिंपल माइक्रोस्कोप में देखो दो केसेस होते हैं। पहला, जब फाइनल इमेज कहां बन जाए? 25 सेंटीमीटर पे, तब मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या है? 1 प्लस डी बाई एफ। लेकिन अगर फाइनल इमेज तुम्हारी बन जाए इन्फिनिटी पे, तब फॉर्मूला क्या होता है? डी बाई एफ, राइट। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी वही बात हुई। जब इमेज बनेगा 25 सेंटीमीटर पे तो वी नॉट अपॉन यू नॉट 1 प्लस डी बाई एफ ई हो जाएगा, ठीक है। जब इमेज बनेगा इन्फिनिटी पे तो वी नॉट अपॉन यू नॉट डी अपॉन एफ ई हो जाएगा। टेलीस्कोप के केस में भी जब इमेज बनेगा 25 सेंटीमीटर पे तो माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई 1 प्लस एफ ई अपॉन डी। जब वो नॉर्मल एडजस्टमेंट्स में होगा, इमेज बनेगा इन्फिनिटी पर तो माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई हो जाएगा। मिरर फॉर्मूला 1 अपॉन एफ 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू होता है, और मैग्निफिकेशन जो है वो एच आई अपॉन एच ओ है, माइनस वी बाई यू है, और फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर बाई 2 होता है। तो गिने चुने फॉर्मूले बेटा इसी से सॉल्व होगा जो होगा। अब सोचो अगर सिंपल माइक्रोस्कोप का क्वेश्चन है तो भाई इसी से होगा। ये लगेगा ज्यादा से ज्यादा वहां पे लेंस फॉर्मूला लग सकता है, क्योंकि भाई है तो लेंस ही, है ना। या फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप है तो यही दो फॉर्मूले होंगे, ज्यादा से ज्यादा ये वाला फॉर्मूला लग सकता है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। टेलीस्कोप है तो उसमें भी वो दो फॉर्मूले, या तो ये वाला फॉर्मूला, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, फॉर्मूले अगर लिख लोगे कि भैया इन्हीं से होगा, अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जो डेटा दिया हुआ है उसको उसमें सेट करो, फिट करो उसमें, तो एटलीस्ट इतना कर ले जाओगे कि कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, कुछ में स्टेप मार्किंग हो जाएगी, तो आपका काम अल्टीमेटली बन जाएगा। ये बात उन एवरेज बच्चों के लिए मैं बता रहा हूं। मैंने कहा था एग्जाम से पहले कुछ चीजें ऐसी बताऊंगा जो हर एवरेज बच्चों के लिए भी काम में आ जाएगा, जो उनके मार्क्स को इनहेंस कर देगा। ये लेक्चर में गारंटी लेके तुम्हें बोल रहा हूं, कम से कम तुम्हारे मार्क 5 से 10 नंबर बढ़ा देगा अगर इस लेक्चर को अच्छे से तुमने कवर कर लिया। ये सारे फॉर्मूले को अच्छे से एक जगह प्रिंट आउट करके रखो, और मैं बता रहा हूं तरीका क्या है। जैसे कई बच्चे ये भी कमेंट करेंगे, सर मेरे को फॉर्मूला याद नहीं हो रहा, आप तो सर धड़ धड़ बताए जा रहे हो, मुझे कैसे याद होगा? मैं तुम्हें तरीका बता रहा हूं। आप इसमें से लॉस को छोड़ो, लॉस तो आप वैसे भी रिवाइज कर सकते हो, जहां से ये फॉर्मूले स्टार्ट हुए हैं, ठीक है, तुम उसका प्रिंट आउट निकलवा लो। 14 चैप्टर्स है, 14 पेज प्रिंट आउट निकलेगा। एक पेज का 2 रुपए भी खर्चा हो रहा है तो 28 या 30 रुपए मान लो मैक्सिमम, हम करें 40 रुपए मान लो, 40 रुपए में पूरा प्रिंट आउट हो जाएगा तुम्हारे पास, ठीक। अपने पास रखो, 40 रुपए खर्चा करो और इसको प्रिंट आउट करके अपने पास रख लो, ठीक है। अब तुम्हें करना क्या है, तुमको रोज सुबह उठकर सिर्फ एक काम करना है, रोज सुबह उठकर चैप्टर 1 से लेकर के आखिरी चैप्टर तक तुमको सिर्फ रीड करना है, शुरू से आखिरी तक। जैसे तुम सुबह उठे, तुमने जैसे चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड वाला चैप्टर खोला, ठीक है, पेज खोला, बस फार्मूला पढ़ लो, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट दिस कंस्ट्रक्शन दिस डिफ्रैक्शन, ये फार्मूला, इसका ये फार्मूला, इसका ये फार्मूला। सिर्फ रीड करने में आप मेरे को बता दो कमेंट करके कितना टाइम लगेगा। सिर्फ रीड करना है, ना रटना है ना समझना है, सिर्फ रीड करना है तुम्हें, राइट। सिर्फ रीड करो तुम, ना रटो ना समझो, कुछ नहीं, सिर्फ इसको पढ़ना, इसको पढ़ना, इसको पढ़ना, इसको मतलब मुंह से बोलोगे, ये नहीं कि हवा में पढ़ लिया खाली, मुंह से बोलोगे एक ही बार, रटना नहीं है, कोई एम्फसाइज नहीं है, रटना नहीं है। 14 इस तरह के 14 पेजेस हैं, ऐसे 14 पेज पढ़ने में कमेंट करके अभी धड़ाक से बता दो कितना टाइम तुम्हें लग जाएगा। हार्डली मैं बता रहा हूं बेटा 14 मिनट लगेगा या 15 मिनट लगेगा, इससे ज्यादा नहीं, 20 मिनट लगेगा मैं कह रहा हूं। पहले दिन जब तुम रिवाइज करोगे ना भाई, 1 से 1.5 मिनट हार्ड पढ़ना ही तो है, ना तुम्हें रटना है ना तुम्हें समझने को बोल रहा हूं, सिर्फ पढ़ने को बोल रहा हूं, सिर्फ पढ़ना है तुमको ये। लेकिन 14 पेज पूरे सारे पढ़ने हैं, ठीक है, सारे 14 पेज पढ़ने में मैं आपको बता रहा हूं हार्डली 20 मिनट लगेगा पहले दिन, ठीक है। ये काम तुम्हें कल सुबह से शुरू कर देना है अभी,
तुमने कल सुबह 20 मिनट का टाइम निकाला, खटाखट पढ़ लिया। अगले दिन जब परसों आप सुबह उठेंगे, सेम चीज फिर से पढ़ेंगे शुरू से लेके आखिरी तक। मैं गारंटी लेके बोल रहा हूं, अगर तुम्हें कल वाले दिन 20 मिनट लगा था तो परसों जब सेम चीज को पढ़ोगे ना, गारंटी लेके बोल रहा हूं 16 मिनट लगेगा या 17 मिनट लगेगा, 2-3-4 मिनट कम हो जाएगा। फिर उसके अगले दिन तुमको फिर से यही चीज पढ़नी है शुरू से आखिरी तक, और गारंटी लेके बोल रहा हूं फिर से 2-3 मिनट तुम्हारे कम हो जाएंगे। फिर उसके अगले दिन तुमको फिर से यही चीज पढ़नी है, फिर गारंटी लेके बोल रहा हूं 2-3 मिनट कम हो जाएंगे। ऐसे एक समय आएगा जब 15-20 दिन 25 दिन के बाद, क्योंकि एग्जाम में अभी तुम्हारे पास है 15 दिन। भाई फिजिक्स का एग्जाम कब है आप बताओ? फिजिक्स का एग्जाम है 4 मार्च को। आज की डेट जब मैं ये लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आज है 14 फरवरी, वैलेंटाइन में तुम्हारे साथ मना रहा हूं, देखो है ना। तो 14 फरवरी को मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, हो सकता है तुम्हारे पास ये लेक्चर 15 या 16 तक आ जाए, राइट। अब 15 या 16 तक तुम्हारे पास लेक्चर आएगा, 4 मार्च को पेपर है, तो भी अपने पास 15 दिन है। अब कहेंगे सर जी बीच में तो अंग्रेजी का पेपर है, हिंदी है, केमिस्ट्री है। अबे तो 15 मिनट का टाइम तुम नहीं निकाल सकते फिजिक्स के लिए? भाई जिस दिन तुम्हारा केमिस्ट्री पेपर होगा तुम मत रिवाइज करना, चलो दिया छूट मैंने तुम्हें। यार हिंदी अंग्रेजी वाले में 15 मिनट तो दे सकते हो भाई, ऐसा तो है नहीं कि तुम इतने बड़े आइंस्टीन हो कि तुम सुबह से पढ़ना शुरू करते हो, तुम 24 घंटा पढ़ते ही रहते हो, भैया हिंदी का पेपर है 24 घंटा पढ़ेंगे। ऐसा तो करते नहीं हो, हमें भी पता है कितने बड़े वाले हो तुम, ठीक है। तो अल्टीमेटली तुम्हें 15 मिनट तो देना ही पड़ेगा अगले 15-20 दिन तक, रोज फिर रीड कर लेना बेटा। तुम गारंटी लेके बोल रहा हूं, जब तुम्हारा 1 मार्च 2 मार्च 3 मार्च 4 मार्च आएगा ना भाई साहब, उस समय तक तुमको सारे फॉर्मूले रटे होंगे, तुमको सारे पेजेस में ये तक रट गया होगा कि यहां चलें सर ने येलो से लिखा था, यहां ग्रीन से लिखा था, यहां रेड से लिखा था। अगर तुमने पैटर्न देखा हो, हर पेज में यही चल रहा है, येलो से, ग्रीन से, रेड से, फिर ब्लू से। देखो फिर अब यहां पे मैंने ब्लू यूज कर दिया है, बाकी मैक्सिमम में मैंने येलो, रेड, ग्रीन, ब्लू, यही पैटर्न जानबूझकर मैंने तुम्हारे लिए फॉलो किया ताकि तुम्हारे दिमाग में रट जाए, ये चीज लेफ्ट में है, ये चीज ग्रीन से लिखा था सर ने, ये रेड से लिखा था। तो बेटा तुम्हें रटना नहीं पड़ेगा, वो जो तुम पढ़ोगे ना यार तो तुम्हें अपने आप रट जाएगा। ये तुम अगले 15-20 दिन तक, जब तक फिजिक्स का पेपर नहीं हो जाता, ये तुम्हें करना ही करना है, रोज इसको पढ़ना है। आज ही प्रिंट आउट करा के रख लेना अपने पास और कल से इसको पढ़ना शुरू कर देना। सिर्फ पढ़ोगे, मैजिक देखना है इसका, सिर्फ पढ़ोगे, तुम्हें न रट जाए, मेरा नाम बदल देना, उसी दिन से मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। अगर तुम्हें ना रट जाए, एक एक इसका एक एक फॉर्मूला रट जाएगा गारंटी, लेकिन पढ़ना रोज है शुरू से आखिरी तक। उसके बाद देखो क्या है, वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स का सबसे पहला फार्मूला मेरे प्यारे बच्चों, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट जो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पर बेस्ड है। y बराबर y1 प्लस y2, a स्क्वायर बराबर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई के बराबर है। i बराबर i1 प्लस i2 प्लस 2 अंडर रूट i1 i2 cos फाई के बराबर है। ये जो पीछे वाला टर्म है यही इंटरफेरेंस टर्म कहलाता है, यही इंटरफेरेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर i1 और i2 दोनों बराबर हो जाए i0 के बराबर, तो इंटेंसिटी होती है 4i0 स्क्वायर cos स्क्वायर फाई बाई 2। यहाँ पर फाई क्या है, फेज डिफरेंस। मैक्सिमम इंटेंसिटी तब होती है जब cos फाई 1 हो जाए, यानी कि अंडर रूट i1 प्लस अंडर रूट i2 का होल स्क्वायर। मिनिमम होती है जब ये -1 हो जाए, अंडर रूट i1 माइनस अंडर रूट i2 का होल स्क्वायर। फेज डिफरेंस जो है वो 2 पाई बाई लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस के बराबर होता है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में जो फेज डिफरेंस है वो 2n पाई के बराबर है, पाथ डिफरेंस n लैम्डा के बराबर है, और n की शुरुआत 0 से होगी, 0 1 2 3 4। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में यही फेज डिफरेंस 2n - 1 पाई के बराबर है, यही पाथ डिफरेंस 2n - 1 लैम्डा बाई 2 के बराबर है, और n की शुरुआत 1 से होगी। अगर तुम यहाँ 2n + 1 लिखना चाहते हो तो शुरुआत 0 से कर लेना, यहां भी प्लस करना, यहाँ 0 से शुरुआत कर लेना। YDSC में अगर मैं विथ पूछूं, फ्रिंज की विथ क्या होती है, तो फॉर्मूला है d लैम्डा बाई d। फ्रिंज की जो विथ है वो किस पर डिपेंडेंट है, वेवलेंथ ऑफ लाइट पर डिपेंडेंट होती है। लेकिन वही अगर मैं एंगुलर विथ पूछूं तो दैट इज लैम्डा बाई d। एंगुलर विथ जो है वेवलेंथ पर डिपेंडेंट है और स्लिट की बीच के डिस्टेंस पर डिपेंडेंट है, और किसी चीज पर डिपेंडेंट नहीं है। पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज कहां होती है, n d लैम्डा बाई d होती है। पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज 2n - 1 d लैम्डा बाई 2d होता है। डिफ्रैक्शन की बात अगर कर रहे हो तो पाथ डिफरेंस d sin थीटा होता है। सेकेंडरी मिनिमा की बात कर रहे हो तो यही d sin थीटा n लैम्डा के बराबर। सेकेंडरी मैक्सिमा की बात कर रहे हो तो यही d sin थीटा 2n + 1 लैम्डा बाई 2 के बराबर। लेकिन यहां पर n की शुरुआत 0 से नहीं होगी, ये बात ध्यान रखना, राइट। विथ अगर मैं पूछूं, सेंट्रल मैक्सिमा का जो विथ है सेकेंडरी मैक्सिमा का डबल होता है, तो दैट इज 2d लैम्डा बाई d या फिर d लैम्डा बाई d। एंगुलर विथ पूछूंगा तो कैपिटल D हटा देना दोनों फॉर्मूले से। जैसे यहां पे देखो कैपिटल D हट गया,
ये कैपिटल डी यहाँ हटा दिया तो लेमडा बाई डी आ गया, दैट इज एंगुलर विथ। तो बिल्कुल वही चीज यहाँ भी चलेगी एंगुलर विथ अगर तुमसे पूछ लेंगे तो, राइट। फिर डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर क्या होता है भैया, तो वर्क फंक्शन जो है दैट इज एच न्यू नॉट एच सी बाई लेमडा नॉट। ये जो न्यू नॉट है इसी को क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसको क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। आइंस्टाइन साहब का फॉर्मूला क्या है, इन्होंने कहा जितनी एनर्जी दिए हो वो वर्क फंक्शन में जाएगा, बची हुई एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। फिर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, इसी को स्टॉपिंग पोटेंशियल से रिलेट कर सकते हो, ईवी नॉट के बराबर। एनर्जी ऑफ फोटोन एच न्यू होता है, एच सी बाई लेमडा होता है, 1240 बटे लेमडा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी तुम लिख सकते हो, ठीक है। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या है, दैट इज लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, पी को एम भी लिख सकते हैं, मोमेंटम को अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हो। तो अगर कभी भी तुमसे बोले कि कोई पार्टिकल है भैया इतनी स्पीड से उसको भगा रहे हैं या उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी है, बताओ वेवलेंथ कितना होगा, तो आपको बस यही फॉर्मूला लगाना है, लेमडा बराबर एच अपॉन अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रॉन की बात करो, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर निकालना है तो एच अपॉन अंडर रूट 2m, काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी हम लिख सकते हैं भैया, ठीक है। सब कुछ सॉल्व करने के बाद ये 12.27 अपॉन अंडर रूट v एंगस्ट्रॉम के बराबर आ जाता है। तो ये फॉर्मूला एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दैट इज डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों अगला चैप्टर एटम्स। एटम्स चैप्टर में सबसे पहले रदरफोर्ड साहब का मॉडल आता है जिसमें तुमको ये इंपैक्ट पैरामीटर के बारे में पता होना चाहिए। इंपैक्ट पैरामीटर 1/4 z स्क्वायर कॉट थीटा बाई 2 अपॉन काइनेटिक एनर्जी होता है मूविंग पार्टिकल का, राइट। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बेटा कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है। 1/4 2z स्क्वायर अपॉन 1/2 mv स्क्वायर। बोहर्स मॉडल में क्वांटाइजेशन कंडीशन MBR जो है वो n टाइम्स h अपॉन 2 पाई होता है और h न्यू जो है वो EF माइनस EI के बराबर होता है, राइट। अब यहां पर देखो क्या है, स्पीड ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन क्या है, 2 पाई k z स्क्वायर अपॉन NH। तो यहां पे देखो स्पीड जो है वो z बटे n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, राइट, ये बात ध्यान रखना। रेडियस ऑफ ऑर्बिट n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर e स्क्वायर m k z, यानी कि रेडियस जो है वो n स्क्वायर अपॉन z के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। काइनेटिक एनर्जी me स्क्वायर अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर n स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी है माइनस k z स्क्वायर अपॉन r होता है। पोटेंशियल एनर्जी डबल ऑफ माइनस काइनेटिक एनर्जी होता है। टोटल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाई 2 होता है। ये सब फॉर्मूले तुम्हें पता होनी चाहिए। टोटल एनर्जी माइनस m e की पावर 4 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर माइनस r यानी कि रिडबर्ग्स कांस्टेंट h e अपॉन n स्क्वायर। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला कितना है, माइनस 13.6 अपॉन n स्क्वायर z स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। यानी कि इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में है तो उसकी टोटल एनर्जी निकाल लो। टोटल एनर्जी निकाल लिया, उस पर नेगेटिव का साइन लगा दो, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। उसका आधा कर दो तो तुम्हें पोटेंशियल, उसका डबल कर दो तो तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी, राइट। टोटल एनर्जी का डबल होता है पोटेंशियल एनर्जी, बात ध्यान रखना। वेव नंबर क्या है भैया, कभी भी इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर में जा रहा है, मान लो n2 ऑर्बिट से वो n1 में जा रहा है, तो वेव नंबर होता है 1 अपॉन लैम्डा, ठीक है। वेवलेंथ कोई पूछेगा तो लैम्डा निकालोगे, वेव नंबर कोई पूछेगा तो 1 अपॉन लैम्डा निकालोगे। 1 अपॉन लैम्डा का फॉर्मूला है r टाइम्स 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। यहाँ पे r क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट, इसकी वैल्यू तुम्हें पेपर में दी जाएगी, राइट। अगर इलेक्ट्रॉन बेटा अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से n बराबर 1 पे आ रहा है तो वो लाइमन सीरीज कहलाता है, ठीक है। n बराबर 2 पे आ रहा है तो बामर सीरीज, 3 पे आ रहा है पास्चन सीरीज, 4 पे आ रहा है ब्रैकेट पे पीफुन सीरीज, मतलब 5 पे वो जंप करके आ रहा है, हायर से 5 पे, राइट। तो यहां पर देखो लाइमन सीरीज जो है उसका फॉर्मूला 1 अपॉन लैम्डा r 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n, इसमें 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन स्क्वायर, ऐसे इसमें सबके फॉर्मूले एक ही जैसे। अब तुमसे कभी भी बोले लाइमन सीरीज में मैक्सिमम वेवलेंथ बताओ, जब मैक्सिमम वेवलेंथ पूछेगा तो n की वैल्यू तुम मिनिमम रखोगे, राइट। यहां पे तुम अपना 0 रख देना तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी बेटा 1 बटे r, ठीक है। तुमसे मैं बोलूं मिनिमम वैल्यू चाहिए तो n की वैल्यू मैक्सिमम रखना, तो यहां पे तुम इन्फिनिटी रख देना, राइट। इन्फिनिटी रखोगे तो अपना वैल्यू निकला। तो इस तरह से तुम जो है सॉल्व करके हर सीरीज में मैक्सिमम और मिनिमम वेवलेंथ तुम निकाल सकते हो, राइट। इस तरह का क्वेश्चन यहां पर पूछा जाता है। सेकंड लास्ट चैप्टर है तुम्हारा न्यूक्लियाई, बहुत छोटा चैप्टर है। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं, z के बराबर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, z के बराबर, z मतलब एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है, a माइनस z के बराबर। न्यूक्लियॉन्स कितने हैं, a के बराबर, जो कि मास नंबर है। रेडियस ऑफ ऑर्बिट r बराबर r नॉट, a की पावर 1/3 होता है। r नॉट क्या है, 1.2 fm के बराबर, ठीक है। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस मास अपॉन 4/3 पाई r नॉट क्यूब। सॉल्व करोगे तो हर न्यूक्लियस की जो डेंसिटी है वो सेम होती है और डेंसिटी बहुत बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। बाकी बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला E बराबर mc स्क्वायर, और मास को ध्यान रखना AMU में लेते हैं। 1 AMU मास जो है वो 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के कंपेरेबल होता है, मतलब इसके बराबर होता है, ठीक है। 1 AMU तो इतनी एनर्जी के बराबर हम लिख सकते हैं, ठीक है। मास डिफेक्ट कैसे निकालते हो, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, Z टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन
प्लस ए माइनस जेड टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस कर दो तो आ जाएगा तुम्हारा डेल्टा एम यानी मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट अगर ये तुम्हारा एएमयू में आया है उसमें 931.5 मल्टीप्लाई कर देना तो आपको बाइंडिंग एनर्जी मिल जाएगी। तो बाइंडिंग एनर्जी निकालना तुम्हें आना चाहिए। क्यू वैल्यू, कई बार रिएक्शन का क्यू वैल्यू पूछते हैं तो वहां भी यही काम करना है, लिख रहा हूं वैल्यू ऑफ रिएक्शन। वैल्यू का मतलब क्या है, मास ऑफ रिएक्टेंट निकालो माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट निकालो। ये मास तुम निकालोगे एएमयू में, टोटल रिएक्टेंट जितने उनका मास जोड़ डालो, टोटल प्रोडक्ट जितने उनका मास जोड़ डालो। एएमयू में निकालना, उसमें 931.5 मल्टीप्लाई करना, आंसर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेटा खटाक से निकल आएगा। ठीक है, तो क्यू वैल्यू या मास डिफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रेडियस का ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आप लोगों से। लास्ट चैप्टर है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, न्यूमेरिकल के नाम पे इसमें कुछ खास नहीं है, मैंने कुछ फॉर्मूले तुम्हें बता दिए, ध्यान रखना। Ne इंटू NH बराबर Ni स्क्वायर। N क्या है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, NH क्या है, नंबर डेंसिटी ऑफ होल। ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए है, दैट इज इक्वल टू Ni स्क्वायर, यानी कि चार्ज डेंसिटी फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का स्क्वायर, Ni का होल। ठीक है, डायनेमिक रेजिस्टेंस है तो वो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर के डेल्टा आई के बराबर होता है। उसके बाद हाफ वेव रेक्टिफायर अगर है तो वहां पर डीसी वैल्यू ऑफ करंट होती है आई नॉट बाई पाई, और फुल वेव रेक्टिफायर है तो 2 आई नॉट अपॉन पाई। ठीक है, ये डायरेक्ट मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया है, इससे ज्यादा तुमको दिमाग में नहीं रखना। राइट, तो मेरे प्यारे बच्चों ये था आज का सेशन जिसमें मैंने तुमको सारे फॉर्मूले सारे लॉज खटाखट रिवाइज करा दिया है। तुम्हारा काम मैंने तुम्हें बता दिया है, तुमको इसका प्रिंट आउट निकालना है या कॉपी पे लिख सकते हो तो फिर लिख लो अपना। ठीक है, 40 रुपए खर्चा करके प्रिंट आउट निकलवा सकते हो तो निकलवा लो। अल्टीमेटली तैयार होना चाहिए, रिवाइज रोज करना, ये बात ध्यान रखना, रोज रिवाइज करना है। अगले 15-20 दिन तक जब तक पेपर हो नहीं जाता आप रोज रिवाइज करेंगे अगर आपको फॉर्मूले नहीं आते हैं तो। राइट, तो मेरे प्यारे बच्चों इसको आप रिवीजन रोज रोज करेंगे तो ये रट जाएगा। ठीक है, आपको यहां तक रट जाएगा कि शैलेन सर ने ये येलो कलर से लिखा था, शैलेन सर ने ये वाला फॉर्मूला रेड से लिखा था, तो मेरे प्यारे बच्चों इसको रट डालो। रोज रिवाइज करोगे अपने आप रट जाएगा। तुम्हें इंटेंशनली नहीं रटना है कि लेके दिन भर रट रहे हैं, आज रट ही डालेंगे, आज ऐसे रट भी नहीं पाओगे। लेकिन रोज अगर पढ़ोगे तो मैं गारंटी लेके बोल रहा हूं तो ये आपको एक एक फॉर्मूला रट जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ना है, चैप्टर डिसाइड तुरंत हो जाता है किस चैप्टर का है, कंसेप्ट फिर डिसाइड करोगे, देन फॉर्मूले पर आओगे। फॉर्मूला तभी लगाओगे जब फॉर्मूला रटा होगा। राइट, तो रटने का तरीका मैंने आपको बता दिया है मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी लोग कमेंट करके बताओगे कि क्या आपको ये चैलेंज एक्सेप्टेड है कि नहीं है, क्या आप ये फॉर्मूले को रट सकते हैं कि नहीं, क्या आप रोज इसको सिर्फ 15 मिनट, और मैं आपको बताऊं आखिरी का जो आपका दिन होगा ना, जिस दिन आप इसको रिवाइज कर रहे हो, मैं गारंटी लेके बोल रहा हूं, जैसे मैं रिवाइज करता हूं ना ऐसे ऐसे कोई भी हमने खोला, जैसे अब ये खोला, ठीक है, ईएम वेव खोला, तो मैंने बस ऐसे निगाह मार दिया, हो गया, निगाह मैंने ऐसे इधर डाल दिया, हो गया, मेरा रिवीजन हो गया। ठीक है, मुझे रटने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं अभी तक जाने कितनी बार ये सेम चीज पढ़ चुका हूं और पढ़ा चुका हूं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल इसी तरीके से तुम्हें भी रट जाएगा, मैं गारंटी लेके बोल रहा हूं। एक एक फॉर्मूला तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाएगा। तो एटलीस्ट जो बच्चे कई बार बोलते हो ना, सर हमको 95 प्लस नहीं चाहिए, हमको तो सर इतना चाहिए कि ठीक मार्क्स आ जाए, ठीक है, मैं अच्छे मार्क्स से पास हो जाऊं सर, है ना, मेरे 60-70 नंबर आ जाए बस, बहुत ज्यादा हमें टॉप करना ही नहीं है। राइट, तो उन बच्चों के लिए मैं बता रहा हूं फॉर्मूला तुमको आना चाहिए। हालांकि फॉर्मूला तो सभी को आना चाहिए, जिसको 95 प्लस लाना उसको भी आना ही चाहिए। तो ये चीज आप सबको फॉलो करना ही करना पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चों मिलते हैं किसी और सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस।